अच्छा जी। तो ये 1.8 जो है, मैंने एक ग्रुप में देखा था कि उनको पता नहीं उनका कौन टीचर है, खैर ताहिर एजाज नहीं है, कोई और टीचर है जिसने बताया हुआ है कि 1.8 के चांसेस बहुत कम है आने के। तो ये जो है आई गेस लाइक स्पीड रन कर लेते हैं। प्रूफ बाय एग्जॉस्शन क्या होता है, उसके अंदर आप तमाम केसेस देख लेते हो, जो लिटरली तमाम केसेस पॉसिबल, आप हर केस के लिए मैन्युअली चेक करते हो। तो ये एक सवाल है, प्रूव दैट देर इज़ नो पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब इक्वल्स 100। आप एन की वैल्यू वन से लेकर चलते जाते हो जब तक आप 100 से ऊपर जाने वाले वैल्यूज़ पे नहीं आ जाते। ऑब्वियसली अगर आप कैरी ऑन करोगे एन इक्वल 6 में डालोगे तो वो और बड़े हो जाएंगे। तो अगर कोई होता तो यहाँ पे 4 और 5 के दरमियान ही कहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली उनके दरमियान कोई नंबर नहीं आता है टीचर, तो इसलिए प्रूव हो गया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर एन नहीं है जो ये करता हो। क्योंकि हमें पता है कि ये जो एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे पॉइंट तक आ गए जहाँ पे वो क्रॉस कर गया हमारे डिज़ायर्ड नंबर को। तो इस तरह से ही प्रूव हो गया, बहुत सिंपल है। आगे प्रूफ बाय एग्जॉस्शन एग्जांपल टू, प्रूव दैट देयर आर नो पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स less than 1000 that are the sum of the cubes of two positive integers. तो बेसिकली आपने, अच्छा एक सेकेंड, नो पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है। तो अगर मैं पेंट खोलूँ, बेसिकली ये कहा हुआ है कि कोई एन है अगर, ठीक है, या मैंने इसका प्रूफ किया हुआ नहीं किया, चलो ठीक है। Less than 1000 that are the sum of the cubes of two positive integers. ये है कोई नंबर, तो कोई ऐसे और छोटे नंबर होंगे ऐसे। वो कह रहा है कि प्रूव दैट देयर आर नो सच नंबर्स, कोई भी इस तरह का n नहीं है। तो ये टेस्ट करने के लिए सबसे पहले n जो है वो एक जो परफेक्ट क्यूब है वो 10 का क्यूब है ना, मैक्सिमम केस में लेस देन 1000 का होगा ना। तो हम यहाँ पे 9 से शुरू हो जाते हैं। तो 9 क्यूब जो होता है वो क्या होता है, अभी देख लेते हैं। 9 इंटू 9 729 बनता है, ठीक है। तो आपने बताना है कि कोई इस तरह के नंबर्स हैं ए और बी जो एन से छोटे और उनके क्यूब्स का ये आंसर आ रहा हो। तो आप सारे केसेस चेक कर लोगे, आंसर होगा नहीं, ठीक है। इस तरह से ये है बस, ठीक है। खैर अगला जो तरीका होता है, ये तो आप देख सकते हो इतना रिलायबल नहीं है, खाली छोटी प्रॉब्लम्स के लिए करता है काम, यहाँ पे भी लाइक मुश्किल से ही कर रहा है। तो प्रूफ बाय केसेस आ जाता है इसके लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रूव दैट इफ़ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स देन मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई प्लस मिनिमम ऑफ एक्स वाई इक्वल्स एक्स प्लस वाई। काफ़ी लाइक इंट्यूटिव सी बात है, वैसे कोई ख़ास बात की नहीं हुई, लेकिन इसके दो केसेस में हम बांट लेते हैं। हम कहते हैं कि व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो हमें पता है कि मैक्स वाला फंक्शन एक्स रिटर्न करेगा, मिन वाला फंक्शन वाई रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने डिफाइन इस तरह से की है। और उसके तो फिर यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा इक्वल्स एक्स प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, प्रूव हो गया। और दूसरा जो केस है वो ये है कि एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है कि आप 3 केसेस में बांट लो, इक्वल वाले केस में उसको अलहदा केस कह लो या उसको ये वाला कह लो, तो फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों वैलिड है। खैर एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू वाई कह दो यहाँ पे, और मैक्स एक्स वाई प्लस मिन एक्स वाई, तो अब मैक्स वाई हो जाएगा, मिन एक्स हो जाएगा, और आप बस कॉम्यूटेटिव लॉ लगाते हो और आप प्रूफ कर देते हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये प्रूफ बाय केसेस है, ठीक है। अब इसकी एक और एक एग्जांपल करनी हो तो formulate a conjecture about the final decimal digit of the square of an integer and prove your result. अच्छा यार, वैसे मैं लाइक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक वैसे कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, लेकिन इसके आने के चांसेस कम है, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। अच्छा, अब अगला जो कॉन्सेप्ट आया था वो है विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटी। अब ये करता क्या है वगैरह, ये करने के लिए पहले प्रूफ देख लेते हैं, फिर खुद ही समझ आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है। Prove using the notion of without loss of generality that 5x plus 5y is an odd integer when x and y are integers of opposite parity. अब x and y are integers of opposite parity का मतलब ये है कि अगर एक इवन है तो दूसरा ऑड होएगा।
तो इसके अंदर दो केसेस आ जाते हैं कि एक्स इवन है और वाई ऑड है, वाई इवन है और एक्स ऑड है। लेकिन अगर आप प्रूफ आप स्टेटमेंट देखो ना जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता वैसे कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, दोनों के अंदर एग्जैक्टली एक ही स्टेप है, बिना वजह हमें दो बार लिखना पड़ते हैं वो दोनों एक जैसे केसेस। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक टर्म लेट एक्स बी द इवन वन एंड वाई बी द ऑड वन। ठीक है, अब ये हम बेसिकली वो दोनों केसेस एक साथ कर रहे हैं जब हम इस तरह से लिखते हैं कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। तो अब आप चलो कहते हो चलो ठीक है x इवन वाला है तो फिर x इक्वल टू के वन होगा, y इक्वल टू के टू प्लस वन होगा। तो आप बस वैल्यूज़ पुट कर देते हो फिर x और y की, सॉल्व करते हो, पता चलता है कि हाँ जो आंसर आया वो भी ऑड था, तो प्रूव हो गया। तो वो जो चीज़ मुझे दो बार लिखनी पड़नी थी उसकी जगह मुझे खाली एक बार लिखनी पड़ी है, बस ये इसका फ़ायदा। खैर, अब एग्जिस्टेंस के प्रूफ्स होते हैं वो ये प्रूव कर रहे होते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू। अब इसकी दो किस्में होती हैं, एक होती है कंस्ट्रक्टिव प्रूफ और एक होती है नॉन कंस्ट्रक्टिव प्रूफ। कंस्ट्रक्टिव प्रूफ में ये होता है कि आप ऐसा एक्स उसको उठा के लेके दिखा देते हो कि हाँ ये देख लो एक्स इस तरह का है जो ये क्वालिटी रखता है। और दूसरा तरीका है नॉन कंस्ट्रक्टिव प्रूफ, उसके अंदर इनडायरेक्ट प्रूफ्स आ जाते हैं। मतलब आप अस्यूम करते हो, फॉर एग्जांपल लाइक आप अगर प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हो तो आप अस्यूम करते हो कि कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जिसके अंदर ये क्वालिटी हो, और आप फिर कोई कॉन्ट्रडिक्शन से निकाल देते हो तो आपको पता चलता है कि ओ फिर कोई एक ऐसा एक्स होगा। तो वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है बेसिकली। ठीक है, तो एग्जाम्पल वन, प्रूव दैट देर आर 100 consecutive positive integers that are not perfect squares. इज़ योर प्रूफ कंस्ट्रक्टिव और नॉन कंस्ट्रक्टिव? तो इसके लिए मैंने जो किया था, मैंने ये किया था, मैं बस कैलकुलेटर खोल के बैठ गया था। मैंने कहा था चलो 43 का स्क्वायर देख लेते हैं। 1849 पे होता है, चलो 44 का स्क्वायर देखते हैं। अब इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में कितना गैप है, तो मैं देख रहा हूँ कि 100 से कम ही है। तो मैं चलता हूँ चलो ठीक है, शायद 44 और 45 के जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं इनके बीच में जो गैप है जहाँ पे कोई और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, शायद यहाँ पे हो। तो इस तरह से मैं कैलकुलेटर पे बैठ के चेक करता गया, तो जाके मुझे कुछ ऐसी एक एग्जांपल मिल गई जो ये क्वालिटी जो कही जा रही है वो मुझे मिल गई। ठीक है, तो मैंने उसको जाके दिखा दिया कि भाई ये है वो रेंज आपकी, और मैंने प्रूव कर दिया। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रूफ था। अगर मैंने एक नॉन कंस्ट्रक्टिव प्रूफ करना होता तो उसकी एग्जांपल ये है कि प्रूव दैट आइदर 2 into 10 power of 100 plus 15 और 2 into 10 power of 500 plus 16 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपने प्रूव करना है। और आपने प्रूव करना है कंस्ट्रक्टिव या नॉन कंस्ट्रक्टिव नहीं भी बताना है, जो प्रूव कर लोगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि दो परफेक्ट स्क्वायर्स जो कंसेक्यूटिव हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ये मुझे बीच में दोनों के डिस्टेंस बता देगा। तो मैं जब कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ओ 2n+1 आंसर आ रहा है। सही है, तो दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में हमेशा डिस्टेंस 2n+1 होता है। तो अस्यूम कर लो कि पहला वाला जो है ना 2 into 10 power 500 plus 15, ठीक है, अस्यूम कर लो कि ये वाला है वो जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, दो ही केसेस है ना कि या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर नहीं है तो सवाल ही ख़त्म ना, कि ठीक है फिर तो स्टेटमेंट प्रूव होगी कि इनमें से कोई एक ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम वो वाला केस कंसिडर करते हैं जिसमें ये चीज़ एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो अगला जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 2n+1 के डिस्टेंस के साथ होगा ना। तो फिर बात ही ख़त्म। लाइक ये जो दूसरा जो है वो लिटरली +1 के डिस्टेंस पे है, तो ये हो ही नहीं सकता कि ये वाला परफेक्ट स्क्वायर हो अगर वो वाला है, और इसी तरह से वाइस वर्सा। ठीक है, तो बात ख़त्म। इतनी सी यही प्रूफ था इसका। तो ये जो प्रूफ था इसके अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं ला के दी, तो ये एक नॉन कंस्ट्रक्टिव प्रूफ था। और हाँ, आप इसी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लोगे ना अपने क्लेम का, क्योंकि हमने अभी भी क्या प्रूफ किया, हमने ये प्रूफ किया कि इफ़ ए इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन बी इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लोगे तो इसका बन जाता है इफ़ बी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन ए इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से आप दोनों स्टेटमेंट्स प्रूफ कर देते हो।
आप राइट टू लेफ्ट वाली भी करते हो, लेफ्ट टू राइट वाली भी कर रहा था। तो आपने इसके अंदर कोई भी लाइक डायरेक्टली तो नहीं बता दिया कुछ भी, तो ये तो बस हवाई बातें की हैं, तो ये नॉन कंस्ट्रक्टिव प्रूफ था। अब प्रूफ ऑफ यूनिकनेस एग्जांपल में, अच्छा इसकी ये एग्जांपल है, सपोज दैट ए एंड बी आर ऑड इंटीजर्स with a not equal to b, show that there is a unique integer c such that a minus c is equal to b minus c. Oh sorry, absolute value of a minus c equals to b minus c. तो a minus c की एब्सोल्यूट वैल्यू और b minus c की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है कि या a minus c b minus c के बराबर है या a minus c c minus b के बराबर है। तो हम दोनों केसेस कंसिडर कर लेते हैं। तो पहला वाला केस जो है वो देख लेते हैं पहले। इफ़ a माइनस सी इक्वल्स b माइनस सी देन a इक्वल्स b, लेकिन हमें पहले ही सवाल में बताया हुआ है कि a और b बराबर नहीं है, तो ये वाला केस हो ही नहीं सकता। तो फिर a माइनस सी एब्सोल्यूट इक्वल्स b माइनस सी एब्सोल्यूट की एक ही इंटरप्रिटेशन बचती है, और वो ये है कि a माइनस सी इक्वल्स c माइनस b। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो अगर c के लिए, तो आपके पास आता है c इक्वल्स a प्लस बी ओवर 2। अब हमें पता है a और b कोई दो ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है, जब ये दो ऑड इंटीजर्स ऐड होंगे तो एक इवन इंटीजर आएगा, और फिर वो एक इवन इंटीजर 2 से डिविजिबल होगा बाय डेफिनेशन, और इस तरह से हमें पता चलता है कि c एक इंटीजर होगा। तो हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट पूरी होगी कि अब c एक ऐसा इंटीजर है जो ये क्वालिटी होल्ड करता है। अब यूनिकनेस की जहाँ तक बात है वो इधर से नज़र आ जाती है कि a और b का फंक्शन है ये। फॉर लाइक अगर कोई भी स्पेसिफिक a और b की वैल्यूज़ आप ले लो, उसके लिए एग्जैक्टली a की पॉसिबल वैल्यू है c के लिए, और उसके लिए हमने फॉर्मूला उसको निकाल के दे दिया। तो यही प्रूफ ऑफ यूनिकनेस है यहाँ पर। एक और एग्जांपल ये, शो दैट इफ n इज़ एन ऑड इंटीजर देन देयर इज़ अ यूनिक इंटीजर k सच दैट n इज़ द सम ऑफ k माइनस 2 एंड k प्लस 3। ये बहुत ही ईजी है, ये मैं नहीं कर रहा। तो अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। अब कुछ बिल्कुल बेसिक से टर्म्स वगैरह जो हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इमेजेस क्या होती हैं, प्री इमेजेस क्या होती हैं, डोमेन को डोमेन और कार्डिनैलिटी क्या होती है, तो आपको पता ही है। तो एक बार बस जो देखने वाली चीज़ है वो देख लेते हैं। 1-to-1 फंक्शंस क्या होते हैं, ऑन-टू फंक्शंस क्या होते हैं, और 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस क्या होती है। तो 1-to-1 फंक्शंस या इंजेक्टिव फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी को डोमेन के हर एलिमेंट की एट मोस्ट वन प्री इमेज होती है। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता आपके दूसरे को डोमेन है। एक सेकंड, ये A है और ये B है, यहाँ पे कोई नंबर्स लिखे हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब एक एरो यहाँ से इधर आ रहा है और कहीं और से उसी एलिमेंट की तरफ आ रहा है। हर एलिमेंट के लिए एक ही ऐसी एलिमेंट है दूसरे सेट के अंदर जो उसकी तरफ पॉइंट कर रही है। तो ये 1-to-1 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस के अंदर ये होता है कि हर एलिमेंट जो है को डोमेन की, उसके लिए एटलीस्ट एक यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कोई कनेक्शन। मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जैसे कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है कि 2 और 3 की तरफ कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा, तो ये ऑन टू नहीं होएगा। लेकिन अगर 2 और 3 की तरफ भी कोई पॉइंट कर रहा होगा तो वो ऑन टू फंक्शन होएगा। खैर, और जब ये दोनों क्वालिटीज़ होल्ड करता है एक फंक्शन, मतलब एग्जैक्टली वन प्री इमेज होती है, तब उसको कहते हैं कि 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है ये। इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। अब इसके अंदर कुछ बातें आ जाती हैं कि इंजेक्टिव फंक्शन अगर कोई है, हमें पता है। ठीक है, अगर मुझे पता है कि एक फंक्शन है ये A से B, ठीक है, और B के जो हर एलिमेंट है उसकी एट मोस्ट वन प्री इमेज है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि या तो कार्डिनैलिटी ऑफ A बराबर है कार्डिनैलिटी ऑफ B के, या फिर B की ज़्यादा है। ठीक है, एट मोस्ट वन की बात हुई है ना, तो हो सकता है कोई इस तरह का 4 पड़ा हो जिसकी तरफ कोई पॉइंट नहीं कर रहा, अभी भी कंडीशन मीट हो रही है। तो ये इसलिए ये पॉसिबल सिर्फ तब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब भी देखो कि 1 2 3 4 यहाँ पे और वहाँ पे 1 2 3 है तो इसका मतलब है कि ये 1-to-1 है। ऐसा नहीं है। उसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसकी डेफिनेशन नहीं है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैव एट मोस्ट वन प्री इमेज। तो मैं ऐसे बना देता हूँ कि सारे एक की तरफ पॉइंट कर रहे हैं।
या एक वाला बेशक किसी और की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो कार्डिनलिटी तो अभी भी उतनी है, लेकिन ये 1 to 1 नहीं रहा। सही। तो इसी तरह से ऑन टू भी है, वो भी एक जैसी चीज़ें हैं, सारी समझ आ गई होनी चाहिए अभी तक। तो अब इनको प्रूव करने पे आते हैं। अगर आपको कभी कोई फंक्शन दिया हो, आपने बताना है कि 1 to 1 है या नहीं, तो क्या करना होगा। तो उसने कहा डिटरमिन वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस वन फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स टू इटसेल्फ इज़ 1 to 1। अच्छा, ये सवाल कभी आएंगे नहीं, ये सवालों के अंदर एज एन इंटरमीडिएट स्टेप आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप जब आगे वो कार्डिनलिटी वगैरह प्रूव करोगे ना, आपको ये चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। तो आपको पहले इसलिए लाइक इन आइसोलेशन ही इनको डील करना आना चाहिए। तो खैर, हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस वन फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स टू इटसेल्फ। तो एफ जो है मतलब यहाँ पे है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और टू इटसेल्फ का मतलब है कि कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही है। ये कोई फंक्शन जा रहा है एफ, और वो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस वन। अब ये क्या हो गया, हाँ ये है। तो इसको जब भी हमने कभी प्रूव करना हो इंजेक्टिव है या नहीं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। आप कहते हो कि कोई ए और बी उठा लेते हो डोमेन में से, कोई भी आर्बिट्रेरी जनरल वेरिएबल्स आए हैं। आप कहते हो कि डोमेन मतलब ये जो राइट लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे ए है और यहाँ पे कोई बी है, और आप कहते हो कि एफ ऑफ ए इक्वल्स एफ ऑफ बी। मतलब अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है तो एफ ऑफ ए इक्वल्स एफ ऑफ बी का मतलब है ए प्लस वन इक्वल्स बी प्लस वन। यही एफ की डेफिनेशन है ना, बस अप्लाई की है अभी तक हमने। इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें नज़र आता है कि ए इक्वल्स बी। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, इससे हमें ये पता चला है कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है तो लाजमी है कि ए भी बी के बराबर होगा। मतलब फॉर ऑल एलिमेंट्स वाई कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हों और वो एक ही एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहे हो। अगर यहाँ पे एफ ऑफ ए पड़ा हुआ है, जब भी आपके कोई दो एलिमेंट्स पॉइंट कर रहे हैं, वो एक्चुअली एक ही एलिमेंट है और वो ए है। तो ये वाली सिचुएशन नहीं हो सकती कि ए और बी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और वो एक ही चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। इससे ये प्रूव हो गया। तो यही अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता, लेकिन ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर का होता तो प्लस माइनस वाला आ रहा होता, तो तब आपके पास वो डिफरेंट सोल्यूशंस आ जाता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर अगर ये मैपिंग होती तो एफ ऑफ ए मैं उठाता हूँ और एक एफ ऑफ बी उठाता हूँ, दोनों साइड पर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो वो प्लस माइनस बन जाएगा, ए इक्वल्स प्लस माइनस बी। तो अब दो सोल्यूशंस आ रहे हैं। तो अब दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक ही वाई की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन शो करती है कि ऐसा नहीं है कि ये एक 1 to 1 फंक्शन है। तो इस तरह से आप इंजेक्टिविटी चेक कर सकते हो। उसके बाद ऑन टू कैसे चेक करते हैं, आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस वन। सही है। आपने बताना है कि क्या ये सर्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं, या फिर ऑन टू है या नहीं, ये फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने ना कोई आर्बिट्रेरी वाई एलिमेंट उठा लेनी है कोडोमेन से, कोई जनरल, और आपने उसको एफ ऑफ एक्स के बराबर सेट कर देना है, और फिर आपने एक्स के लिए सॉल्व करना है। फिर आपने देखना है कि एक्स का जो फॉर्मूला बन रहा है, क्या वो ऐसा फॉर्मूला है कि वो हमेशा एक्स डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करेगा, या कभी ऐसे भी हो सकता है कि एक्स एग्जिस्ट ना करे डोमेन में। तो इस एग्जांपल में तो काफ़ी इजी है ये देखना। आप बस वाई लेट करते हो एफ ऑफ एक्स के बराबर, आप यहाँ पे इक्वल टू एक्स प्लस वन बना देते हो, आप इसको एक्स के लिए सॉल्व करते हो, वाई माइनस वन। अब हमें पता है कि वाई क्या है, वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और अगर मैं किसी भी रियल नंबर को -1 करूँ, सेट आंसर तो रियल नंबर ही होएगा ना। और एक्स की भी कंडीशन यही है कि वो बस बिलोंग करता है रियल नंबर्स के अंदर। तो इससे हमें पता चलता है कि हर वाई के लिए कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है जो उसकी तरफ पॉइंट करता है। सही है। तो इस तरह से आपने ऑन टू भी प्रूव कर लिया। अब असल जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसके सवाल आते हैं, वो होता है कार्डिनलिटी प्रूव करो दो सेट्स की बराबर। ठीक है,
अब उसके तीन तरीके हैं। एक तो है काउंट कर लेना, लेकिन ऑब्वियसली अगर काउंटिंग करनी होती है बस बैठ के, तो इधर ना बैठे होते हैं हम। आमतौर पे कभी इन्फिनिट सेट्स भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी कार्डिनैलिटी की बारी आप काउंट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल नहीं है अब, और पॉसिबल भी नहीं होता काफ़ी बार। खैर, दूसरा तरीका है कि आप एक 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश कर दो दो सेट्स के दरमियान। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात हुई थी ना कि 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस जब भी होती है तो लाजमी होता है कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए कार्डिनैलिटी ऑफ बी के बराबर होगी। तो आप एक 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश कर लो, कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन करो ए से बी जो जिसके लिए हर डोमेन का एलिमेंट एग्जैक्टली एक को डोमेन के एलिमेंट के साथ हो, और वो सारा कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, दोनों साइडों पे इक्वल फिर बना है। खैर, इसके अलावा एक और तरीका है, वो श्रोडिंगर बर्नस्टाइन थ्योरम। अब उसके ऊपर अभी बाद में ही आएंगे, पहले 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह देख लेते हैं। एक्चुअली नहीं, उससे पहले काउंटेबल सेट्स है। तो काउंटेबल सेट्स, अच्छा, आप एक इन्फिनिट सेट को काउंटेबल तब कहते हो अगर उसकी कार्डिनैलिटी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के बराबर हो। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल एक ये होगी कि प्रूव दैट अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स इज काउंटेबल। तो वैसे ही मैंने टेक्निकली श्रोडिंगर बर्नस्टाइन थ्योरम ही लगाया हुआ है, बेहतर था मैं लिस्टिंग कर देता, पता नहीं। खैर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x हमने मैप कर लिया, और हमने आई गेस उसी के रिवर्स को, चलो कह लो कि ये वही है। हाँ ठीक है, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश हो गई, आपने शो कर दिया कि हाँ ये 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। आप दोनों साइडों पे इंजेक्टिव है, तो श्रोडिंगर बर्नस्टाइन थ्योरम वैसे लगता है, फ़र्क नहीं पड़ता, नाम ही है इस सिचुएशन में आमतौर पे, लेकिन श्रोडिंगर बर्नस्टाइन थ्योरम को कहा जाता है कि इन्वोक किया और उसकी बेसिस के ऊपर। खैर, मकसद ये है बात का कि प्रूव हो गया है कि दोनों की कार्डिनैलिटी बराबर है। कैसे? आपने बताया है कि जी जो है, जो लेफ़्ट वाला है, एक सेकेंड, ये जी है, जी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ पे पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। आपने उसके बीच में एफ बनाया है, एक मैपिंग जो हर इंटीजर को बस डबल कर देती, तो आपको पता होता है कि हमेशा फिर आपको इवन नंबर ही मिलेगा। सही है। और दूसरी साइड पे आप एक जी बना लेते हो जब उसको हाफ करी जा रहा है, तो आपको तब भी पता है कि आपको बस एक इंटीजर मिल जाएगा। तो ये 1-to-1 मैपिंग कह लो, हाँ, कि एफ साइड पे भी आपने कर दी इंजेक्टिव प्रूफ, और इस साइड पे भी आपने इंजेक्टिव प्रूफ कर दिया, तो आप श्रोडिंगर बर्नस्टाइन थ्योरम यूज़ करके कह देते हो कि फिर दोनों की कार्डिनैलिटी लाजमी बराबर ही होगी। क्योंकि वही वाली बात कि कहाँ गया ये, ओनली पॉसिबल इफ़ ए इज़ लेस दैन इक्वल टू बी। सही है, तो ए भी लेस दैन इक्वल टू बी है, बी भी लेस दैन इक्वल टू बी ए है, तो एक पॉसिबिलिटी बचती है कि ए और बी की कार्डिनैलिटी बराबर है। खैर, अब अगला तरीका आ जाता है लिस्टिंग। लिस्टिंग बेसिकली यही चीज़ है, बस उसकी आसान तरीका है। बेसिकली काफ़ी बार ऐसे होता है आप फंक्शंस डिफ़ाइन नहीं कर पाते, बड़े मुश्किल सिचुएशंस आ सकती हैं, कोई फंक्शन बन ही नहीं रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो तब आप लिस्टिंग करते हो। अब लिस्टिंग के लिए दो रिक्वायरमेंट्स है, एक ये कि कोई डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए ताकि आप इंश्योर कर सको। दूसरा पॉइंट क्या है, वो ये है कि अगर ये पैटर्न जो है इन्फिनिटली कंटिन्यू किया जाए तो तमाम एलिमेंट्स इस सेट के लिस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल जो दी हुई है वो है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स की। ठीक है, तो उन्होंने पहले एक पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 3 नेगेटिव 3 5 नेगेटिव 5। अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करता जाऊँ, क्या तमाम ऑड इंटीजर्स लिस्ट नहीं हो जाएंगे? तो इसकी बेसिस के ऊपर हम कह देते हैं कि, और ये बेसिकली लेफ़्ट साइड पे जो ये इंडेक्सिंग की हुई है, इन्यूमरेशन की हुई है 1 2 3 4 5 6, ये बेसिकली 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस ही है कि इंडेक्स 1 की 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है 1 के साथ, इंडेक्स 2 की 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है -1 के साथ। तो ये जो हम लेबलिंग कर रहे हैं कि ये 1 2 3, इसके थ्रू ही हम 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस बना रहे हैं, चाहे हम उसको फंक्शन की तरीके से एक्सप्रेस ना कर सकें, लेकिन 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हम फिर भी शो कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भी सफिशिएंट प्रूफ होता है क्योंकि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के आप साथ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश कर रहे हो, और आपको फिर पता है कि उनकी फिर कार्डिनैलिटी भी बराबर होगी।
अब अगली एग्जांपल आ जाती है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स के। अब काफ़ी बार ये होता है कि आप एक डायमेंशन के अंदर जाई जाओ, आपसे होगा नहीं, तो आप 2D में चले जाते हो। आपको पता है पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, तो आप राइट साइड पे पी बढ़ाते जाते हो, नीचे को क्यू बढ़ाई जाते हो। अब इस तरह से आपने कुछ लिख तो लिया है, लेकिन आपने ये सारे इंक्लूड नहीं करना है। उसकी वजह ये है कि आप डबल काउंटिंग करना शुरू हो जाओगे। आप 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस चाहते हो ना, तो आप फिर 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस के लिए एग्जैक्टली फॉर ऑल एलिमेंट्स इन द डोमेन एग्जैक्टली वन प्री इमेज एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जैसे है 2/2, ये तो 1 के बराबर ही होता है। तो ये तो लाइक एक ही चीज़ है ना, तो आप डबल काउंटिंग पे आ जाओगे, फिर वो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं मिलेगी आपको। आप चाह क्या रहे हो, आप सेट ऑफ इंटीजर्स की इस सेट के साथ जो डिस्प्ले हुआ हुआ है इन्फिनिट सेट, उसके साथ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस चाहते हो। तो ये ना हो ना कि मतलब यहाँ पे इंडेक्स 1 के ऊपर और इंडेक्स 5 या जो भी आ रहा है दोनों 1 की तरफ पॉइंट कर रहे हो, तो आप इसको स्किप करते हो। तो बात ये है कि अगर आप इस तरह से, इसको डवटेलिंग कहते हैं, ये जो तरीका है ना कि लाइक आप इस तरह से ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा करके जाई जा रहे हो, ये बेसिकली एक ऐसा पाथ है जिसमें सारी ये 2D इन्फिनिटी भी कवर हो जाएगी। ठीक है, नीचे को भी इन्फिनिट लेयर्स जा रही हैं, राइट साइड पे जो है इन्फिनिट जा रही हैं, ये सारा कुछ कवर हो जाएगा इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, इस मूवमेंट को फॉलो करते हुए। लेकिन वही बात कि कुछ तो ये आप स्किप कर रहे हो, ये तो आपको स्किप करने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्या फिर कोई डेफिनेट पैटर्न रहा है, तो आप किस बेसिस के ऊपर कह रहे हो कि हाँ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है, कौन सा डेफिनेट पैटर्न है जिसको कंटिन्यू करते रहे इन्फिनिटली? क्योंकि आगे जाके मुझे क्या पता कि ये वाला मैंने डालना है या नहीं डालना, मैं पीछे जाके हर कुछ चेक करूँगा, मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए अगर हमने स्पेसिफाई करना हो तो हम ये कहेंगे कि GCD जो है ना, वो एक अच्छी चीज़ हमारे लिए बन सकती है। कि हम कहेंगे कि जब भी P और Q आपस में डिवाइड हो सकते हैं, तो समझ जाओ कि आपने पहले ही कर लिया होगा ये। तो आप खाली को प्राइम्स के लिए लिस्ट करो, खुद ही हो जाएगा सारा। तो इस तरीके से आपका वो डेफिनेट पैटर्न भी बन जाता है, आपको पता भी चल जाता है कि आपने कब एक्सक्लूड करना है और आपने कब इंक्लूड करना है अपनी इन्यूमरेशन के अंदर, और आपको ये भी पता चल जाता है कि सारे एलिमेंट्स लिस्ट होंगे या नहीं होंगे, और सारी बात यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ख़त्म। ये जो अभी तक बातें, ये लिस्टिंग ही थी। वैसे जो है ये जिस तरह से हमने -1 वगैरह किए हैं ना, हम इसी को उस तरीके से नहीं, वैसे मुश्किल था काफ़ी मुश्किल था। खैर डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट तरीके से ही होंगे। खैर अच्छा, अब अगली जो चीज़ आती है वो है अनकाउंटेबल इन्फिनिटीज़। अब उसके लिए हमें एक प्रूफ आता है कि प्रूव करो कि रियल नंबर्स इन द रेंज 0-1 आर नॉट अकाउंटेबल सेट। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी रेंज दी हुई है 0 से लेके 1 तक, बस ये फ़र्क है कि आपकी इर्रेशनल वैल्यूज़ भी अब इंक्लूडेड है। रैशनल नंबर्स और रियल के अंदर लाइक डिफरेंस तो इरेशनल के रह जाता ना। तो बस ये इरेशनल नंबर्स की इंक्लूजन की वजह से ऐसा क्या हो गया है कि अब अनकाउंटेबली इन्फिनिट हो गया। तो कोई बंदा सोचता है कि चलो ठीक है यार, लिस्टिंग तो हो जाएगी, आप लाइक .0000 से शुरू करो, आप 00001 लिखो, फिर 002 लिखो, इस तरह से आप इन्फिनिटली जाई जाओ, और आप लाइक इस तरह से ऊपर को जाई जाओ, तो लाइक हो तो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। हम यही अस्यूम करते हैं चलो ठीक है कोई इस तरह की लिस्टिंग होगी, मान लेते हैं, और फिर हम एक ऐसा नंबर प्रेजेंट करते हैं जो कभी भी नहीं हो सकता इस लिस्ट के अंदर। तो अब वही बात है कि ऐसा क्या नंबर होएगा। तो ये जो नंबर होगा उसको हम R कह देते हैं, और उसके मुख्तलिफ डिजिट्स को हम कहते हैं D1 D2 D3 D4। अच्छा, उससे पहले मैं इससे पहले बताऊँ DI क्या है। आप राइट साइड पे देखो, ये हमारी लिस्टिंग है। ठीक है, ये D11 कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकता है, ये बस ये रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये आपकी लिस्टिंग के लिए D11 का मतलब है लिस्टिंग के अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टाइप शर्ट, इस तरह से। अब DI जो होगा ना आपका, ये जो नंबर है जो कभी भी लिस्ट नहीं हो सकता, वो 4 होएगा अगर DII 4 के बराबर नहीं है, और अगर DII 4 के बराबर है तो ये 5 होगा।
आपको हो गया यार ऐसी क्या बात है, चलो ठीक है मेरी करंट लिस्टिंग में नहीं होगा ये, ठीक है, तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो आप कहते, या फिर आप मेरी तरफ आप मुझे कहते हो चलो कोई कोई ऐसा नंबर होगा आर ऑफ के, ठीक है, आप कहते हो कि आर ऑफ के ऐसा होगा इस लिस्टिंग के अंदर। एक सेकंड मैं स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ। जो ये क्वालिटी रखता है, ठीक है, कि उसका जो पहला डिजिट है अगर ये 4 नहीं है, फ़र्ज़ कर लो कि यहाँ पे 4 नहीं था, यहाँ पे कोई 5 था, तो यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि ये वाला जो ये डायगनल में जा रहे हैं ना म्यू, तो अगर D224 नहीं था तो यहाँ पे 4 हो गया। फ़र्ज़ करो D334 था तो यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद D44 या 4 हो गया 5 होगा, उसके लिहाज से मैंने डाल दिया यहाँ पे, तो आ तो गया है ऐसा नंबर। आपको क्या लाइक क्या मसला है? तो अब आप ये चीज़ बोल रहे हो कि अगर ये आर ऑफ 5 था फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, तो कोई इसका 5th एलिमेंट भी होगा ना, कुछ नहीं पड़ा तो हम कहते हैं 0 है। तो अब ये अपनी डेफिनेशन के साथ ही डिसएग्री कर रहा है। आर की जो डेफिनेशन है ना वो कहती है कि D5 जो होगा इसका, आर का जो D5 होगा वो वो या तो 4 होगा या 5 होगा। 4 कब होएगा? जब DII क्या नाम है 4 नहीं होगा, और वरना 5 होगा, इज इक्वल टू 4 के केस में 5 होगा। तो अगर ये ओबे कर रहा होता ना तो वो यहाँ पे 5 होता, सही है। तो आप कहते हो चलो ठीक है ओबे कर रहा है, इस तरह से कोई चल रहा है, लेकिन आप फिर वही बात कि अब ये वाला जो है डिजिट ये डिफरेंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो है ना आर्ग्यूमेंट, इसको कहा जाता है कैंटर्स डायगनलाइजेशन आर्ग्यूमेंट, सही है। ये बात है। अब कहा यह जाता है कि बकाया सारे जो काउंटेबल इन्फिनिटीज़ है ना उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई वो मेरे ख्याल है कोई पता नहीं कुछ इस तरह का सिंबल होता है, और यहाँ पे नल होता है, एलिफ नल कहते हैं उसे। ये जो इन्फिनिटी है ना 0 1 वाली, ये उससे भी बड़ी है, इसकी कार्डिनैलिटी इससे बड़ी है। आप 0.00000 इतना इसके बीच में, और लाइक इसके बीच में भी जितना डिस्टेंस है ना, आप अगर ये दो चीज़ें ले लो, इनके बीच में डिस्टेंस है, वो उसकी कार्डिनैलिटी भी ज़्यादा है सेट ऑफ इंटीजर्स से, ठीक है। तो उसकी भी यही डायगनलाइजेशन आर्ग्यूमेंट ही बेसिस बनती है कि आप कभी भी लिस्ट नहीं कर सकते, अनलिस्टेबल होते हैं इरेशनल नंबर्स की इंक्लूजन की वजह से, सही है। तो ये बात हो गई। अब श्रोडिंगर-बर्नस्टाइन थ्योरम थोड़ा फिर से डिटेल में देख लेते हैं, पहले मैं जिक्र कर ही दिया, लेकिन वो ये कहता है कि अगर दो सेट्स ए और बी एग्जिस्ट करते हैं इस तरह से कि आप एक इंजेक्टिव फंक्शन एफ डिफाइन कर सकते हो ए से बी, और एक इंजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हो जी जो बी से ए जा रहा है, तो लाजमी है कि कोई ऐसा बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा एच जो ए से बी जाता है। ऐसा पॉसिबल है कोई फंक्शन डिफाइन करना, चाहे आपको समझ ना भी आए। तो उसका एक्चुअल फॉर्मल प्रूफ श्रोडिंगर-बर्नस्टाइन थ्योरम के अंदर हुआ हुआ है। तो हम तो उसकी कंक्लूजन का ही फ़ायदा उठाएंगे ना, वो ये है कि फिर अगर बाइजेक्टिव फंक्शन इंक्लूड कोई एग्जिस्ट करता है तो लाजमी है कि कार्डिनैलिटी बराबर होगी। तो इसकी बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि इनकी कार्डिनैलिटी बराबर होगी। अब इससे रिलेटेड भी सवाल कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है शो दैट द कार्डिनैलिटी ऑफ 0 1 इज़ इक्वल टू द कार्डिनैलिटी ऑफ 0 1 जहाँ पे 1 आप इंक्लूड कर रहे हो। अब आप कहोगे यार चलो ठीक है देख लेते हैं ये कैसे हो सकता है, इसकी किस तरह से मैं फंक्शन डेफिनेशन कर सकता हूँ। तो एक तो समझ आ गया, एक तो लाइक ए से बी तो समझ आ गई ना, बहुत सिंपल सी बात है कि मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स कर दूंगा तो एक इंजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि सारे इसके अंदर सारे वो एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर हैं। तो अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ तो हर एलिमेंट को अपना कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिल जाएगा, तो एक इंजेक्टिव तो हो गया लेफ़्ट टू राइट। अब राइट टू लेफ़्ट वाला इंजेक्टिव कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आप यहाँ पे मैंने B2A लिखना था, हाँ ये डिफाइन B2A। अब आप दूसरी साइड से आ रहे हो, अब 1 भी इंक्लूडेड है,
तो आप इस बार ये करते हो कि आप x डिवाइडेड बाई 2 कर देते हो, और आपको पता है कि फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक x बाई 2, ठीक है। अब वही बात कि वो 0.0000 के बीच में लाइक इन्फिनिट, इतनी बड़ी इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, मैथ्स वहाँ पे लाइक थोड़ा सा आपको पागल हो जाता है। तो उसकी बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे भी एक इंजेक्टिव फंक्शन बन गया। तो आप एक बड़े सेट से, आप एक दिखने में तो बड़ा है ना कि यार एक लाइक वन भी इंक्लूडेड, उसमें वन इंक्लूडेड नहीं, कैसे बराबर हो सकता है, लेकिन हाँ है ये बराबर, इनकी कार्डिनैलिटी है बराबर, क्योंकि दोनों इक्वली अनकाउंटेबली इन्फिनिट हैं, ठीक है। तो अब जब हमने प्रूव कर लिए दो इंजेक्टिव एग्जिस्ट करते हैं, तो हम श्रोडिंगर-बर्नस्टाइन थ्योरम अप्लाई करके उसकी कार्डिनैलिटी बताते हैं कि फिर बराबर होगी। तो ये इसका यूज़ था। अब एक और सवाल किया हुआ सर ने, ये पेपर के अंदर आया हुआ, शो दैट 0, 1 एंड r हैव द सेम कार्डिनैलिटी। तो अब आप नीचे देखते हो क्या बड़ा सा फंक्शन बना, मैं कैसे बना पाऊँगा, तो लेकिन उससे पहले पढ़ लो ऊपर लिखा क्या हुआ है। नहीं, नेवर माइंड, इस वाले में नहीं था वो इस वाले में था। खैर ओके, ये वाला भी इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है। सबसे पहली बात, हमने एक इंजेक्टिव लेफ़्ट टू राइट करना है, मतलब 0, 1 से r की तरफ। तो वो तो बहुत इजी है, वो एफ एफ एक्स इक्वल्स एक्स हो जाएगा, सही है। तो उन्होंने वही लिखा हुआ है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स इन सेट 0, 1 आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिल जाएगा और एग्जैक्टली एक होएगा, तो वो मसला नहीं है, एक इंजेक्टिव बन जाएगा। अब आप दूसरा एक ऐसा फंक्शन चाह रहे हो जिसका लाइक फॉर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट ही एट मोस्ट वन प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, और ये जो जी की मैपिंग हुई है आर से 0, 1 जाएगी। तो 0 से 1 की जो रेंज है, जहाँ एक सेकंड देख लो ना, तो 0 के ऊपर इन्होंने 0.1 किया हुआ है, 1 के ऊपर इन्होंने 0.2 हार्ड कोड किया हुआ है, और जब भी x 1 से ज़्यादा होगा ना, तो इन्होंने 1 डिवाइडेड बाई 10x प्लस 0.2 डाला हुआ है। अब हमें पता है कि x 1 से ज़्यादा होगा, तो मतलब ये फ्रैक्शन जो होगी डिनोमिनेटर 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 0.1 होता है ना 1/10, तो ये 0.1 से कम ही होएगा। तो हमेशा 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 x इज़ ग्रेटर देन 1 वाले केस के अंदर रेंज जो होगी आपकी वो एक्सक्लूसिव होगी 0.2 टू 0.3। आप कभी भी 0.3 को रीच नहीं कर पाओगे, आप कभी भी 0.2 को रीच नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाता है इससे। इसी तरह उन्होंने नेगेटिव केस के अंदर बस 0.3 के आगे से शुरू कर दिया हुआ है कि चलो ये वाली जो आगे इतनी बड़ी सी इन्फिनिटी ना, उसके अंदर ये डाल देता है। और वो जो रेंज है 0 लेस देन x लेस देन 1 वाली, उसके अंदर उन्होंने वो 0.4 के आगे लगा दिए वो सारे। और फाइनली जो थोड़ी सी रह गई थी, इस तरह से उन्होंने सारा कर दिया, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब आपको पता है कि x छोटा सा नंबर होगा, वो खुद 1/समथिंग होगा, अगर वो 0 डिवाइड बना, तो फिर ये भी एक बहुत छोटा नंबर होगा, और बहुत छोटा नंबर होगा जो 0.4 के अंदर ऐड हो रहा है, तो वो कभी भी 0.5 को रीच नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइक छोटा ही होता जा रहा है और नंबर बड़ा होने की जगह, क्योंकि हाँ ठीक है। खैर नहीं, वैसे यहाँ पे तो बड़ा ही हो रहा है, वो नीचे वाले केस के अंदर छोटा हो रहा था। खैर फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि x की रेंज 0 कि हमेशा 1 से कम रहेगा वो। अच्छा, तो ये एक सवाल था जो पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। अब इसको किस तरह से समझना आपके ऊपर ही है। अब जनरल तरीका जो है वो मैंने कन्वे कर दी जिससे तक कर सकता था। खैर जो मैं बात जो पहले समझता कि ये वाला सवाल आ गया, determine whether the set of integers is not divisible by integers not divisible by 3 is countable or uncountable. If countable, exhibit a 1-to-1 correspondence between the set of positive integers and that set. अच्छा, अब इसके अंदर जो वर्डिंग है ना, वो लिखा हुआ है कि एक 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश करनी है। तो मेरे दिमाग में आता है कि चलो कोई फंक्शंस बनाने होंगे, लेकिन जो सर ने सोल्यूशन भेजा है ना हमें, उसके अंदर उन्होंने कहा कि लिस्टिंग भी वैलिड है। उसकी वजह यही है कि जब आप लिस्टिंग करते हो ना, लिस्टिंग, तो तब भी आप एक्चुअली 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस ही इस्टेब्लिश कर रहे होते हो। यहाँ पे ये वही वाला हुआ है तकरीबन, बस पैटर्न डिफरेंट होगा, सही है। खैर अब लेकिन
क्योंकि उन्होंने आगे लाइक ऑल्टरनेटिवली करके एक लाइक काफ़ी ज़्यादा बड़े से गंदे से फंक्शंस भी दिए हुए हैं बना के। मुझे ये महसूस होता है कि उनकी प्रेफरेंस होगी कि आलसियों की तरह लिस्टिंग करने की जगह आप फंक्शंस के साथ प्रूव करो। अगर ऐसा है तो हमें थोड़ा सा हल्का फुल्का ये भी आना चाहिए प्रॉब्ली। तो उसकी बेसिस के ऊपर अच्छा अब वही आना सवाल के ए सेट है ऑफ इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 3। पहले हम ए से जी प्लस की मैपिंग करते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के। तो हमें पता है कि ए नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसके एलिमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि लाइक -1 भी एक ऐसा इंटीजर है जो डिविजिबल बाय 3 नहीं है लेकिन इंटीजर तो है ना। तो सबसे पहले हम सेट ऑफ इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 3 के अंदर जब भी आपको कोई पॉजिटिव नंबर मिले, तो इसके अंदर बेहतर है कि मैं साथ वो बना दूँ, खुली या पड़ी हुई है मेरे पास यहाँ पे अपनी असाइनमेंट, ये है ठीक है। ये आपका सेट है 1 -1 2 -2 4 -4, ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 3 है। यहाँ पे आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो 1 को आप 1 के साथ जोड़ देते हो, 2 को आप 2 के साथ जोड़ देते हो, 4 को आप 4 के साथ जोड़ देते हो, 5 को 5 के साथ जोड़ रहे हो। सारे पॉजिटिव को इस तरह से हैंडल कर लिया। नेगेटिव्स के लिए आपने उनके कोरिस्पॉन्डिंग 3 के मल्टीपल रख लिए हैं। तो -1 के लिए आपने -3x यानी -3 इंटू -1 जो कि 3 बनता है, -2 के लिए 6, -4 के लिए उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो मल्टीपल आता है तो वो -3 इंटू -4 बन जाता है। तो इस तरह से कभी भी आपकी वो एरो एक आपका हर जो वैल्यू है आपकी कोड डोमेन की हर एलिमेंट के लिए एट मोस्ट 1 प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारी मैपिंग होगी इंजेक्टिव की। अब ये मैंने वो केसेस के साथ प्रूव किया हुआ है, ये थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ही किया हुआ है खाली क्लास में मेरा ख्याल है। और ये बस एंड पे बताते कि ओह इस तरह से। अब दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो इंजेक्टिव है जिसके अंदर आप पॉजिटिव इंटीजर्स से सेट ऑफ इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 3 पे जा रहे हो, उसके अंदर मैंने एक चीज़ दिखाने दे। वो ये है कि आप पॉजिटिव इंटीजर्स से आप जा रहे हो उसके अंदर और आप चाह रहे हो कि 3 के सारे मल्टीपल्स एक्सक्लूड हो जाएं। जब भी आपने किसी इंटीजर के मल्टीपल्स एक्सक्लूड करने हो ना तो आप ये यूज़ करते हो, ठीक है। तो बस 3 की जगह यहाँ पे 3 से एक नंबर छोटा आ गया और यहाँ पे ये फ्लोर है, तो ये जनरली होल्ड करता है। आप इसको ड्राई रन करके मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए सोच सकते हो, देख सकते हो, लेकिन बस ये काइंडा एक कूल चीज़ थी एक्सक्लूड करने के लिए। तो मैंने कहा अगर कभी फंक्शंस के साथ काम कर रहे हो तो फ़ायदेमंद हो सकता। अच्छा ये तो सारी बात होगी कार्डिनैलिटीज़ वगैरह की। अब आती है मॉड्यूलर अरिथमेटिक या नंबर थ्योरी, जो मर्जी कहना कह लो। अब इसके अंदर कुछ बेसिक राइटिंग नोटेशन है। वो ए डिव बी का मतलब है ए डिवाइडेड बाय बी, इसका कोशेंट जो होता है। ए डिव बी का मतलब होता है कोशेंट इसका A/B, जिसको हम C++ में लिखते हैं। ए मॉड बी को हम C++ में A%B लिखते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। और ए ये बार बी जो है ना, इसका मतलब है A डिवाइड्स बी, यानी B mod A = 0। तो ये एक प्रोपोजिशन है पूरी। बकाया सारे नंबर्स, बकाया सारे जो ऑपरेटर्स हैं, ये डिव और मॉड ऊपर जो मैंने बताया, वो आपको एक नंबर रिटर्न करते हैं। ये आपको ये एक बूलियन रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स के, क्योंकि ए या डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता, यही है पॉसिबिलिटीज़। उसके बाद आती है ये ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। तो इसका मतलब क्या है? ये जो लगे 3 लाइनें लगी हुई हैं, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि ए और बी का रिमाइंडर ना जब एम से डिवाइड किया जाता है बराबर आता है। ए और बी का सेम रिमाइंडर आता है जब आप एम से दोनों को डिवाइड करो। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, A mod M = B mod M। इसको M डिवाइड बाई A - B भी समझ करके समझ सकते हो, जिस तरह से आपको समझ आ जाए। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं मॉड्यूलस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, काफ़ी ज़्यादा सवालों में इस्तेमाल हुई हुई हैं। A mod M को आप जब मर्ज़ी A + -M mod M कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 5 mod 3, तो मैं अगर 5 mod 3 की जगह यहाँ पे 5 - 3 mod 3 करता हूँ तो ये बराबर होगा, यानी 2 mod 3 = 5 mod 3। इसी तरह से अगर मैं ऊपर को चला जाऊँ, मैं कहूँ कि एक्चुअली 5 + 3 mod M mod 3 जो है वो भी बराबर होगा। तो हाँ, ये भी ट्रू है, ठीक है।
तो इससे पता चलता है कि 8 mod 3 इज़ इक्वल टू 5 mod 3। तो ये कभी कभी इस्तेमाल हो जाती हैं, ठीक है। तो आप प्लस माइनस कर सकते हो जब आपका दिल करे। ए प्लस माइनस बी मॉड एम, अगर आपके पास ए प्लस बी की फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ पे प्लस 5+3 मॉड 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 5 मॉड 3 इंडिविजुअल प्लस 3 मॉड 3, और जो मेरा रिज़ल्ट आता है उसका पूरा मॉड 3, क्योंकि हो सकता है कि ये एडिशन के बाद लाइक 3 से ज़्यादा हो जाए, और मॉड हमेशा 0 से लेके n-1 तक वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसलिए ये वाला मॉड 3 फिर से लगा दिया। तो ये एक आइडेंटिटी है। अगर यही माइनस होता है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस आ जाता, सही है। तो ये 3 mod 3 0 बन जाता है, और पता चलता है 5 mod 3 ही आंसर है 8 mod 3 का। तो ये एक दूसरे को प्रूफ कर रही हैं, कैसी बात है। ए बी मॉड एम के लिए भी इस तरह से ही है कि आप इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स हैं उनको अंदर मॉड लगा दो, इस तरह से कर लो। और पावर के लिए भी ऐसे ही है, ठीक है। अब एक लिनियर कॉन्ग्रुएंस आपको दी हुई है, -1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड्यूलो 25। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया था शुरू में, इसका मतलब ये होता है कि -1 और x का रिमाइंडर एक ही मिलता है जब आप 25 से करते हो उसको डिवाइड, ठीक है। अब मैं अगर -1 mod 25 को राइट साइड पे ले जाऊँ तो वो +1 mod 25 बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा वगैरह, है ना। तो उसकी बेसिस के ऊपर मैंने कहा चलो x + 1 mod 25 = 0। तो और अब मैंने बस x की तमाम वो वैल्यूज़ बता दी हैं जिनके लिए ये ट्रू होगा। बस मैं ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके गया, वो प्लस बन गया। और फिर मैंने देखा कि मैंने वो वाली प्रॉपर्टी लगाई है ना, ऐड वाली रिवर्स में, कि a + m mod m था, उसको इस तरह से करते हैं। नहीं सॉरी, a + m नहीं, a mod m + b mod m था, जिसको मैंने a + b mod m बना दिया, सही है। अब हाँ ठीक है। फाइनली अब इसको लाइक बाय इंस्पेक्शन मैंने काफ़ी वैल्यूज़ निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये रिलायबल तरीका नहीं है। ये अजीब सा लाइक बहुत अनइंट्यूटिव था, मैथ नहीं किया ज़्यादा, सोचा तो जाके वैल्यूज़ निकले। तो उसके ऊपर आने के लिए पहले हमें कुछ और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। उनमें से एक है a = qm + r नोटेशन, ठीक है, या qd + r नोटेशन। अब ये क्या है, आप q यहाँ पे कोशेंट है, r रिमाइंडर है, ठीक है। तो अगर आप काफ़ी बार ये अपनी आसानी के लिए करोगे मॉड m वगैरह वाली करने के लिए, कि आप डिफरेंट नंबर्स को इस तरह से ब्रेक डाउन करके लिखोगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 13 जैसे है, तो उसको अगर मैंने लिखना हो, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे a = 5 है और mod 3 है। हाँ, वो दो अलग एग्जांपल्स मैंने एक ही जगह लिखी हुई हैं। खैर, ये अगर a 5 है और अब mod 3 है, तो आप डिवाइड करते हो तो पता चलता है, ये क्या है, एक सेकेंड, ये भी लिखना था, पता नहीं क्या दो चीज़ें मिक्स की हुई हैं। खैर, ये कोशेंट होएगा और ये रिमाइंडर होगा। इसी तरह से राइट साइड पे वैसे देख लो तो बेहतर है, वो छोड़ ही दो। 13 को 3 से डिवाइड करते हो, कोशेंट 4 आता है, रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। तो इसको qm + r फॉर्म में लिखना होगा तो बनता है 4 × 3 + 1 = 13, ठीक है। तो जो हमने फॉर्मूले पहले डिस्कस किए थे कि ये मॉड के कुछ फॉर्मूले हैं, वो एक्चुअली इधर से ही निकलता है। तो अगर मैं a = qm + r वाले के अंदर मैं दोनों साइडों पे 5 मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर मैं मॉड m लूँ, तो आप देख सकते हो कि ये 5a mod m = 5r mod m आ रहा है, मतलब फॉर एनी रियल नंबर ये ट्रू होगा। इसी तरह से a² = qm + r का होल स्क्वायर लिया है हमने, देखा है तो दोनों साइडों पे फिर से mod m लिया है, उससे पता चला कि ये r² mod m आ रहा है, और हमें पता है कि r है ही a mod m। तो आप जब भी वैल्यूज़ वगैरह पुट करते हो ना, तो आपको वही वाले फॉर्म में मिल जाते हैं। खैर, ये बस चीज़ें कनेक्ट करने के लिए थी, लाइक समझ आ जाए कि ये क्या हो रहा है।
बस ये इस नोटेशन की आदत दिलवा रहा हूँ पहले, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल काम पे आ जाता है। सॉल्विंग लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस, ये हमारा मेन काम है, ठीक है। अब इसके काफ़ी तरीके हैं। जो सबसे बेसिक तरीका है वो है बाय इंस्पेक्शन। आपको ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस दी हुई है 3x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 7। अब आपने बताना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद 7 से रिमाइंडर लो और आंसर 2 आए। अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको वैसे इस छोटे नंबर्स में तो इतना मुश्किल नहीं होता, बड़े नंबर्स में ये एक वायबल अप्रोच नहीं होती। खैर, यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम 3 इंटू 3 करें, मतलब x की वैल्यू 3 पुट करते हैं हम, तो 9 बच जाता है। और 9 मॉड 7 हमें पता है 2 होता है। तो हम उसको वही वाली बात कि हम प्लस माइनस 7 जितनी मर्जी बार कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली जो हम जब ये लिखते हैं इसका मतलब यही होता है ना, 9 मॉड 7 इक्वल्स 2 मॉड 7। और मैंने पहले भी बात की थी 9 माइनस 7 मॉड m इक्वल्स 9 माइनस m मॉड m इक्वल्स 9 मॉड m। तो ये वही वाली बात है कि आपने बस 7 माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो एट विल ऑन एनी साइड, आपको बैलेंस नहीं करना पड़ता। ये राइट साइड पर लिखी हुई है उसकी, लाइक पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ठीक है। अब हमने बाय इंस्पेक्शन निकाल लिया कि चलो ठीक है, फिर 3 की x की ये वैल्यू एक सूटेबल वैल्यू मिल गई हमें 3, और ये सॉल्व होगी हमारी लीनियर कॉन्ग्रुएंस। लेकिन ये ऑब्वियसली हमेशा नहीं चलेगी। खैर, फिर भी अब एक यहाँ पे नई बात आ जाती है कि नेगेटिव इंटीजर्स के रिमाइंडर्स थोड़े डिफरेंटली भी निकलता है। अच्छा, अगर आपको नॉर्मल दिए जाए ना, एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है 5, उसका मॉड 2 निकालना है, आप क्या करोगे? आप 2 से माइनस करते रहोगे जब तक आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिल जाता जो इन द रेंज 0 से लेके एक्सक्लूसिव 2 तक नहीं है, ठीक है। इंक्लूसिव 0, एक्सक्लूसिव 2, मतलब ये थोड़ा बिना वजह ही कॉम्प्लिकेटेड बात कर रहा हूँ। 5 मॉड 2 है ना, आप कब तक चलोगे? जब तक आंसर या 0 नहीं हो जाता या 1 नहीं हो जाता। इसी तरह अगर 5 मॉड 3 होता, आप कब तक करते? जब तक आंसर या 2 होता या 1 होता या 0 होता, मतलब n-1 से 0 की रेंज में अगर आंसर होता, आपने तब तक चलते रहना, और इस तरह से आप माइनस कर रहे होते। लेकिन जब आपके पास पहले ही नेगेटिव नंबर है तो आप प्लस करोगे, बस लिटरली यही फ़र्क है, ठीक है। तो 7 मॉड 3 ये नहीं होता कि -2 होता है। -7 मॉड लाइक सॉरी एक्चुअली हाँ, -7 मॉड 3 -1 आई गेस कह लो, लेकिन खैर मर्जी है। लेकिन उसका लाइक फॉर्मल तरीका ही है। अब मैं इस तरह से इसके बारे में सोचता हूँ। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये किस तरह से होता है, तो कभी कभी आपको x-2 वगैरह डालना पड़ जाता है। तो यहाँ पे सॉल्विंग लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस बाय इंस्पेक्शन यहाँ पे है ना, तो 2x मॉड्यूलो 3 सॉरी 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 7। इसके अंदर मैं ऐसी कौन सी वैल्यू डालूँ x की जिसके लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 7 एंड पे रिमाइंडर 7 के साथ डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आए। मैं अगर 2 डालता हूँ तो वो 4 मॉड 7 बन जाता है, 3 डालता हूँ तो वो 8 मॉड 7 बनता है, रिमाइंडर तो 1 बनता है। मैं चाह रहा हूँ 3 आए। अब खैर मैं अगर 5 डालता हूँ तो तब आता है, वैसे 5 के ऊपर आता है, लेकिन आप पीछे भी जा सकते हो, आप नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। तो x की नेगेटिव वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे, तो 2 -2 हो जाता है यहाँ पे -4। अब आप इसके अंदर एक बार +7 करते हो लेफ्ट साइड पे तो ये 3 बन जाता है। तो वही बात जैसे मैंने यहाँ पे शुरू में की थी, x की मल्टीपल वैल्यूज़ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को लाइक सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। खैर, ये हो गया प्रूफ इन्वॉल्विंग लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। अच्छा हाँ, ये काफ़ी सिंपल था। ये है कि आपको गिवन ये है कि A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M एंड C इज़ कॉन्ग्रुएंट टू D मॉड M। आपने शो ये करना है कि A प्लस C इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस D मॉड M और AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉड M यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम इस ABCD को ना QMR नोटेशन में लिख लेते हैं। तो A इक्वल्स Q1 M प्लस R1 हो गया, B इक्वल्स Q2 M प्लस R1। अब यहाँ पे R2 क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह यह है कि हमें दिया हुआ है कि A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M। इसका मतलब ही यही है कि जब आप M से डिवाइड करते हो ना, जब M से डिवाइड करते हो, क्वेश्चन जो मर्जी आए, रिमाइंडर दोनों का सेम आता है।
ठीक है, तो ये यहाँ पे, तो इसी तरह से सी और डी के अंदर भी R2 कॉमन है, क्वेश्चन चाहे जो मर्जी हो। अब जब मैं लिखता हूँ ना A प्लस सी और B प्लस डी, तो वो बन जाते हैं Q1 M प्लस Q3 M प्लस R1 प्लस R2, और यहाँ पे B प्लस डी के अंदर बन जाता है Q2 M प्लस Q4 M प्लस R1 प्लस R2। और जब मैं दोनों साइडों पे अगर मैं M लाइक मॉड M लूँ और इसको मैं कॉन्ग्रेंस की नोटेशन में लिख दूँ, तो बनता है A प्लस सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू R1 प्लस R2, और ये भी पता चल जाता है कि R1 प्लस R2 इज़ कॉन्ग्रेंट टू B प्लस डी। तो वो आप फिर आपस में भी ऑब्वियसली कॉन्ग्रेंट होंगे B प्लस डी। तो इस तरह से आप प्रूव कर लेते हो। मल्टीप्लाई वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बस ये एक छोटी सी ट्रिक थी। मकसद इसका ये है सारे का कि आपको समझ आ जाए कि QMR फॉर्म क्या होती है और कॉन्ग्रुएंसेस के बैक एंड पे क्या हो रहा होता है। ठीक है, अभी तक जो मैंने सवाल करवाया इनमें से कुछ भी नहीं आना। बाय इंस्पेक्शन आप कर सकते हो अपनी आसानी के लिए अगर आपको कोई आ रहा है। असल अब जो सवाल है लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को सॉल्व करने के लिए, चलो उस पर अभी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक एक्स्ट्रा बात करनी पड़ेगी। वो ये है, फॉर ऑल लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस ऑफ द फॉर्म AX कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M, a solution for X only exists if GCD of AM divides B। अभी काफ़ी लाइक आर्बिट्रेरी सा लगता है कि यार इसकी क्या वजह है, ये अजीब सा है, लेकिन लाइक अभी तो चुप करके बस समझ जाओ। ठीक है, खैर ये इसकी मतलब अगर ये फॉल्स है, अगर B मॉड्यूलो GCD AM 0 नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि X की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हमें समझ आ गई। लेकिन अभी भी बात हम इसी ऐसी सिचुएशन में है कि हम बाय इंस्पेक्शन करते हैं, काफ़ी छोटी वैल्यूज़ के लिए कर सकते हैं, बड़ी वैल्यूज़ के ऊपर हम नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी वैल्यूज़ को करने के लिए हमें पहले GCD वगैरह को थोड़ा फिर से गौर से देखना पड़ेगा। आपको पता है ये GCD होता क्या है, आपको तरीके भी आता है निकालने के। ठीक है, ये यूक्लिडियन एल्गोरिदम होता है, आपने ये भी किया हुआ है। ठीक है, तो असल काम पे आ जाता है, बिज़आउट्स आइडेंटिटी। अब बिज़आउट की आइडेंटिटी क्या कहती है, वो ये कहती है कि GCD ऑफ AB जो भी होगी ना आपकी, आप उसको हमेशा AS प्लस BT की फॉर्म में लिख सकते हो। और अब यहाँ पे SOT क्या है, SOT कोई भी इंटीजर्स हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो मतलब फ़र्ज़ करो आपकी GCD 1 आ रही है, तो आप जैसे कि 5 और 3 है, ठीक है, आप कोई ऐसे नंबर्स लिख सकते हो SOT जिनके लिए लाइक आप मल्टीप्लाई करो A और B से, तो फिर आपके पास आंसर 1 है। तो ये बिज़आउट की आइडेंटिटी है। और ये जो SOT होते हैं इसको हम बिज़आउट की कोएफिशिएंट्स कहते हैं। अब बिज़आउट की कोएफिशिएंट्स निकालने की प्रोसेस पहले देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी यूज़ होएगी। वो ये है कि 4436 और 84 का हमने GCD ले लिया पहले। ठीक है, तो GCD हमने टेबुलर फॉर्म में इस तरह से लिख लिया और हमें पता चल गया कि 4 में आ रहा है। ये हमने यूक्लिडियन एल्गोरिदम ही लगाया है, सही है। तो पता चल रहा है कि यार 4 GCD आ रहा है। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि जो सारे जो हमारी डिविजन्स थी ना, हर डिवीज़न को A इक्वल्स QM प्लस R वाली फॉर्म में लिखता है। तो A क्या होगा जो डिवाइड हो रहा था, M क्या होगा जो डिवाइड कर रहा था, कोशेंट और रिमाइंडर तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेते हैं बस A इक्वल्स QM प्लस R की फॉर्म में। अभी तक हमने बस इतना किया है, लिटरली बस GCD लिया है 2 नंबर्स का जिनका हम विदाउट कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं, और उसको हमने QM प्लस R फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना है, हमने रिमाइंडर के लिए इसको सॉल्व करना है। मतलब बस लिटरली ये जो QM वाला हिस्सा है ना, उसको माइनस करके लेफ्ट साइड पे ले गया। सही है, तो यहाँ पे 68 रिमाइंडर था ना, तो हमने 68 को आइसोलेट कर दिया। यहाँ पे 16 रिमाइंडर था, वहाँ पे 16 आइसोलेट कर दिया। यहाँ पे 4 रिमाइंडर था, 4 को आइसोलेट कर दिया। यहाँ पे 0 रिमाइंडर। अच्छा, ये आखिरी वाली इक्वेशन तो हम कभी यूज़ ही नहीं करेंगे। ये जिसके रिमाइंडर 0 आ रहा होता है ना, ये यूज़लेस होती है। आप बेशक लिखो ही ना, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब मैं इनको नाम दे देता हूँ जो मेरे काम की इक्वेशंस हैं। ठीक है, इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया। ये अब अपर राइट पे शो हो रही होंगी। खैर, सबसे पहले हमने करना ये है कि GCD हमें पता है कि ये जो 4 है ना, जो सबसे नीचे वाली इक्वेशन है, ये जो आखिरी रिमाइंडर है 0 से पहले वाला, ये हमारा GCD होता है। ये भी देखो ना, ये रिमाइंडर ही था ना कभी, तो ये मुझे पता है कि हमारा GCD है। तो मैं इसको बस इक्वल पुट कर देता हूँ। GCD इक्वल्स 4 की जगह ना मैं 4 की वैल्यू डाल देता हूँ। मतलब मैं पर्पल में आप देख सकते हो दोनों साइडों पे मैंने बस इक्वेशन पुट कर दी है।
ये जो है मैंने लिटरली बस इक्वेशन 3 अप्लाई किया, 4 की जगह मैंने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख दी। अब ये जो 4 × 16 है, अब 16 के लिए भी मेरे पास एक फार्मूला पड़ा, तो मैं वो डाल देता हूँ। तो 16 को मैं खोलता हूँ, ब्रैकेट बन जाती है ये वाली 84 - 1 × 68। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 68 वाली दो टर्म्स आ गई मेरे पास, तो मैं 68 कॉमन ले लेता हूँ और 1 + 4 बन जाता है ये। तो एंड पे यहाँ पे 5 आ गया, 5 × 68 - 4 × 84। अभी भी मेरे पास 68 के लिए एक इक्वेशन पड़ी है, तो मैं इसके अंदर भी डाल देता हूँ। तो ये 68 वाली इक्वेशन जो है, ये 68 था, मैंने बस इसको खोला, ये वैल्यू डाली है। तो 4436 - 52 × 84, ये लिटरली इक्वेशन 1 बस लिखी है मैंने। मल्टीप्लाई करता हूँ, 84 की दो टर्म्स आ जाती हैं, तो उनको मैं कॉमन लेके इस तरह से लिख लेता हूँ और एंड पे मैं वो निकाल लेता हूँ। अब ये मेरे पास जो है, ये ये ए है, ये बी है और वो एस और टी है बोल्ड में, बस इतनी सी बात है। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे गलती बस ये होती है कि प्लस माइनस की हल्की फुल्की हो जाती है और फिर भी मार्क्स मिल जाते हैं, जनरल स्ट्रक्चर अगर सही हो, डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। खैर, इस तरह से हम विदाउट की कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब आप यही सोच रहे होगे कि यार इसका तुक क्या बनता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, है ना। अभी हम लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस पढ़ रहे थे, इसके ऊपर कहाँ से आ गए, विदाउट आइडेंटिटी का इससे क्या ताल्लुक है। उसको समझने के लिए ना आपको पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस को समझना पड़ेगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, अब ए और एक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तब होंगे अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उनका रिमाइंडर लेना तो आंसर 1 है। तो ऐसे दो नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं अंडर मॉड एम। ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखी है यही बात, अगर वर्बली समझ नहीं आई तो। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, मैं ये नहीं बता रहा कि हमने निकाली कैसे, मैं बस बता रहा हूँ कि आई है, ठीक है। मुझे पता है कि 5 की जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना वो 3 है अंडर मॉड 7। मैं बस दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये तो मुझे पता है कि ये मल्टीप्लाई होके रिमाइंडर 1 ही बनना है, तो लेफ़्ट साइड पे अब मेरे खाली x बच गया। अब मैंने खाली राइट साइड सॉल्व करनी है, तो वो 3 × 4 12 बन जाता है। 12 mod 7 में जब जितनी मर्जी बार -7 + 7 करता रहूँ, मेरी मर्जी, तो वो x कॉन्ग्रुएंट टू 5 modulo 7 बन जाता है। अब असल बात ये आती है कि चलो समझ तो होगी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का काम क्या है, क्या मल्टीप्लाई करते हो जी, इस तरह से x की वैल्यू आइसोलेट हो जाती है और राइट साइड के ऊपर अपडेट्स हो जाती हैं, जो भी है, ठीक है। अब ये निकालनी कैसे, अब एक तरीका वही है बाय इंस्पेक्शन, जिस तरह से हम करते आ रहे हैं। पहले भी हम x की वैल्यू पुट करके बेसिकली कर यही रहे थे, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट करना है। अब जो विदाउट की हमने पढ़ी है ना, वो अप्लाई करने वाला है। ये बस मैंने एक एग्जांपल प्रॉब्लम दी है कि देखो इस प्रॉब्लम के अंदर बाय इंस्पेक्शन करना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि मॉड 141 आ गया है यहाँ पे। तो इस केस के अंदर प्लान तो हमारा यही है कि हम 19x का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आता है अंडर मॉड 141, हम वो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसकी बेसिस के ऊपर हम आंसर सॉल्व कर लेंगे। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो बस मसला ये है कि वो निकालेंगे कैसे। अब उसके लिए हम विदाउट की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें पता है विदाउट की आइडेंटिटी ये कहती है कि GCD ऑफ AM जो है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है AX कॉन्ग्रुएंट 1 mod M। हम ये सॉल्व कर रहे हैं ना, A हमें पता है जिसका हम निकाल रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, X इन्वर्स होएगा और ये 1 बाय डेफिनेशन है अंडर मॉड M, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये जो तरीका है ना, ये सिर्फ तब चलेगा अगर GCD ऑफ AM 1 है। अगर GCD ऑफ AM 1 है ना, तो मैं इसको 1 = AS + MT लिख सकता हूँ। यहाँ पे बस B की जगह मैंने वो GCD के अंदर M डाल दिया मैंने, इसलिए वहाँ पे हर जगह B की जगह M आ गया। तो अब मैं अगर दोनों साइडों पे मॉड M लूँ तो बन जाता है 1 mod M = AS mod M। इसी को मैं अगर लिनियर कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिख दूँ तो वो बन जाता है 1 = AS mod M। तो 1 कॉन्ग्रुएंट टू AS modulo M। तो यही डेफिनेशन होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के। तो A का जो विदाउट कोएफिशिएंट होता है ना, जब आप उसको M के साथ रखते हो तो वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है अंडर मॉड M।
ये बेस आउट की आइडेंटिटी का काम था, ठीक है। तो आप पूछ रहे होगे कि यार ये क्या हम इतनी देर का कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा लाइक स्टेप बैक लेते हैं, हमने किया क्या अभी तक। हमने अपने आप को राइटिंग नोटेशन के साथ फेमिलियराइज़ की है। उसके बाद हमें समझ आई कि एक्स के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मॉड की वगैरह। फिर हमने बात की लिनियर कॉन्ग्रुएंसेस कैसे सॉल्व होती हैं। एक होती है बाय इंस्पेक्शन बस लगे रहो, एक है कि आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और काफ़ी लाइक सिंपली आंसर आ गया आपके पास। अब हम यही चाह रहे हैं ना कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीका हो जाए जिसमें हम हमेशा प्रिडिक्टिवली ये निकाल सकें। तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का स्ट्रक्चर्ड तरीका यही है कि आप, और उसकी बस शर्त ये है कि GCD ऑफ A एंड M 1 होनी चाहिए। कुछ टेक्स्ट में आप इसको को प्राइम भी लिखा देख सकते हो। को प्राइम का भी यही मतलब होता है कि दो नंबर्स की GCD 1 आ रही हो। अच्छा, अब ये तो समझ आ गई है। अब इस तरह से आप ये वाला सिस्टम भी सॉल्व कर सकोगे यकीनन। तो आपने इसके अंदर करना क्या होगा, आपने 141 और 19 की GCD लेनी होगी। आपने 19 का जो विजाउट कोएफिशिएंट आता है आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन की दोनों साइड्स को। तो लेफ्ट साइड पे खाली एक्स रह जाएगा, राइट साइड पे जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके फिर आप मॉड 141 ले लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्विंग लिनियर कॉन्ग्रुएंसेस यूजिंग मल्टीपल इन्वर्स, ये जनरल तरीका है। अब इसके अंदर कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रही, अब ये स्ट्रक्चर्ड तरीका है। अब अगली जो किस्म है सवालों की वो ये है कि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस दी जाती हैं। एक नहीं दी जाती, 3-4 दे देते हैं, ठीक है। कभी 2 भी हो सकते हैं, मर्जी उनके। आपको कोई लाइक मल्टीपल लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस मिल गई जो सारी सेटिस्फाई आपने करनी है। आपने ऐसी एक्स की वैल्यूज़ बतानी है जो लाइक इन सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करती हैं। मतलब ये एक्स इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 3 भी हो, 3 मॉड 5 भी हो, 2 मॉड 7 भी हो, कोई तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स बतानी है जो ये सेटिस्फाई करते हैं। ये प्रॉब्लम है आपकी। अब इसके 2 सॉल्यूशंस हैं, एक है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम और एक है बैक सब्स्टिट्यूशन। तो यही सवाल मैं दोनों तरीक़ों से करके दिखा दूँगा। अब पहले चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम है, वो काफ़ी ईजी है। उसके अंदर आप पहले ये एक टेबल बनाते हो। ये आई जो है इसके अंदर ये इंडेक्सिंग के लिए, इसका एक्चुअल कोई मतलब नहीं है, बस ये AI लिखा हुआ है, MI लिखा हुआ है ना, ये बस इंडेक्सिंग के लिए आसानी में है, ठीक है। तो अब AI क्या है, AI ये वाला हिस्सा है और MI ये वाला हिस्सा है, ठीक है। अब M इक्वल्स, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, M इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल MIs, ठीक है। छोटे वाले MI जो हैं सारे, उन सब की जो प्रोडक्ट है वो M है और ये सब के लिए शेयर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात कैपिटल MI की, वो होता है M डिवाइडेड बाय MI, सही है। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे 105 डिवाइड बाई 3 आ गया, 105 डिवाइड बाई 5 आ गया, 105 डिवाइड बाई 7 आ गया। उसके बाद आती है बात YI की। YI MI का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है छोटे MI के साथ, ठीक है। अब इसके भी वही, अब आपने ये निकालना होगा इसके अंदर, तो आपके पास वही ऑप्शन है, एक बाय इंस्पेक्शन है या फिर आप विदाउट, तो आप लगाने से रहे, वैसे ज़्यादा चांसेस यही है कि आप हमेशा बाय इंस्पेक्शन कर रहे होगे ये वाले सा। खैर, और उसके बाद आखिरी कॉलम के अंदर आपने बस इनकी प्रोडक्ट ली हुई है। तो ये अभी तक जो हमने की है बस टेबल पॉपुलेट किया, अभी तक कुछ भी नहीं हमने किया, ठीक है। लेकिन आधे से ज़्यादा सवाल हो गया। अब चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सिग्मा AI MI YI मॉड M जो है, ये जो लिनियर कॉन्ग्रुएंस है, इसका जो सोल्यूशन होएगा ना, ये इन तीनों लिनियर कॉन्ग्रुएंसेस को सॉल्व करता होगा, ये जितनी भी हों, I जितनी भी हैं, ठीक है। I इक्वल 0 से लेके 1 से लेके जितनी भी जा रही हैं n तक, ठीक है। तो ये 233 मॉड 105 हमारे पास आता है। हम इसको 2 बार 105 से लाइक नहीं, एक ही बार, सॉरी, लाइक माइनस कर देते हैं जो भी है, नहीं 2 बार ही, तो 23 आंसर आ जाता है हमारे पास। अब हमने इस लिनियर कॉन्ग्रुएंस को इक्वेशन बनाने, तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि कोई क्वोशेंट होएगा, ठीक है, जिसको आप 105 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर 23 आएगा। ये हमने बस A इक्वल्स QM प्लस R फॉर्म में लिख दिया इसको। एक लिनियर कॉन्ग्रुएंस से हमने x की इक्वेशन बनाई है QM प्लस R फॉर्म में, बस T यहाँ पे क्वोशेंट है, ये रिमाइंडर है और ये M है, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ इंटीजर्स होता है, अगर अभी तक समझ नहीं आई थी तो। ओके, अब बैक सब्स्टिट्यूशन की बात आ जाती है। अब हमें वही 3 लिनियर कॉन्ग्रुएंसेस दी हुई हैं, अपर राइट पे आप देख सकते हो, मैंने उनको बस नाम दे दिया।
अब आप उस पहली वाली लीनियर कॉन्ग्रुएंस से ना एक इक्वेशन बनाते हो, क्यू एम प्लस आर फॉर्म में लिख लेते हो, ठीक है। तो ये आ जाता है एक्स इक्वल्स थ्री आर प्लस टू। यहाँ पे आर क्या है, कोई भी इंटीजर है। अब आप ये जो है ना, जो हमने वन से निकाली है, इसकी वैल्यू एक्स की टू में डाल देते हो। टू में डालते हो तो फिर आपके पास एक और लीनियर कॉन्ग्रुएंस बन जाती है। जब आप इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करते हो ना, तो आपके पास आर के लिए ये आ गया आर कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो 5, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब इसको भी हम क्यू एम प्लस आर फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये जो हमारे पास आंसर आया ना आर का, हमने इसको अपनी मोस्ट रिसेंट एक्स की इक्वेशन में डाल देना है। तो पीछे अगर हम जाएँ तो ये थी ना 3r+2 वाली, ये राइट साइड पे मैंने लिख दी हुई है 4 के नाम से मैंने रख ली हुई राइट साइड पे। अब इसके अंदर हम 4 के अंदर पुट कर रहे हैं आर को, तो ये बन जाता है x इक्वल्स 3 इंटू 5s+2 उसके बाद +2, सही है। अब ये जो वैल्यू है, अच्छा फ़र्ज़ करो मेरे पास तीसरी इक्वेशन नहीं थी, ये अगर x कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7 ना होती ना, मेरा आंसर यही था। लेकिन अभी है, तो ये जो आंसर, ये जो इक्वेशन 5 है, ये मेरी सिंप्लीफिकेशन के बाद इसको मैंने 3 में भी पुट करना है। ये बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि हम पहले 1 से कुछ इन्फॉर्मेशन उठाते हैं, उसके बाद हम उसको 2 वाली इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ते हैं। फिर हमारे पास जो एंड पे आंसर आता है ना, वो उन दोनों लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस की इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है। उसके बाद हम उसको तीसरी वाली के अंदर डालते हैं और ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं जो वो तीसरी की भी रिस्ट्रिक्शंस को पूरा करे। तो इस तरह से हम अपना आंसर नैरो डाउन करते जा रहे हैं। खैर तरीका बहुत आसान है, आपने बस अपनी जो लास्ट वैल्यू x की आई है, आपने उसको पुट कर देना है उस ऐसी कॉन्ग्रुएंस में जो अभी तक आपने टच नहीं की। तो यहाँ पे 3 हमने अभी तक टच नहीं की, तो उसमें चले जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे डाल दिया, जो हमारे पास फ्री वेरिएबल था उसके लिए सॉल्व किया। हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई s के लिए। अब इसको अपने मोस्ट रिसेंट x की इक्वेशन में डाला, तो हमारे पास आंसर आ गया जो वो उन तीनों लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस की स्टिपुलेशंस को ओबे कर रहा है। अब ये जो है x इक्वल्स 105t+2 3, आप चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम वाले आंसर के साथ कंपेयर करो, एग्जैक्टली वही आ रहा है। तो आप जोन सा मर्जी तरीका लगाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आखिरी बात जो रह गई है नंबर थ्योरी के चैप्टर के अंदर, वो है फर्मैट्स लिटिल थ्योरम। फर्मैट लिटिल थ्योरम ये कहता है कि p कोई प्राइम नंबर है ना अगर, और a p से डिवाइड नहीं हो सकता, p डज़ नॉट डिवाइड a, ठीक है। तो लाजमी है कि a पावर ऑफ p माइनस a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। अब ये ऐसे तो समझ नहीं आएगा, तो ये सवाल ही करते हैं फिर। तो 7 पावर ऑफ 722 mod 11 हमने एवेल्यूएट करना। इसके लिए हम ये करते हैं कि p हमें पता है, पहले देख ली कि प्राइम नंबर है, हाँ है, ठीक है। 11 प्राइम नंबर है ना, बात ख़त्म। अगली कंडीशन है कि p डज़ नॉट डिवाइड a। क्या p 7 को डिवाइड करता है? नहीं। तो आगे चलते हैं। नहीं, वैसे अभी तो हमने लिटिल फॉर्मेट अप्लाई नहीं किया, अभी इतना आगे नहीं चलता, उसको भूल जाओ। सबसे पहला स्टेप, जब भी आपके पास इस तरह से बड़ी सी पावर दी जाए ना, आपका पहला स्टेप ये है कि आपने, अगर आपका m11 है, तो आपने अपना जो m है ना इक्वल्स क्यू एम प्लस आर वाली फॉर्म के अंदर, उसको उससे एक कम कर लेना। एक सेकंड, यहाँ पे हमारे पास 11 दिया हुआ था, तो मैंने जो पावर है ना 722, इसको मैंने 11 की जगह 10 से डिवाइड कर दिया, बस एक नंबर, एग्जैक्टली एक नंबर छोटा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 720, कोशेंट आ गया 72, रिमाइंडर आ गया 2। तो इसको ही अगर मैं 722 को मैं क्यू एम प्लस आर फॉर्म में लिखूँ, तो ये बनता है 72 इंटू 10 +2। तो ये +2 को तो मैंने अलहदा कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर आ गया बाहर। और ये जो 72 इंटू 10 था, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, मैं ब्रैकेट्स के अंदर 10 डाल दूँ और बाहर 72 की पावर डाल दूँ। अब आपको पता है कि ये ब्रैकेट्स के अंदर भी मॉड चला जाता है, ये भी हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ की हैं। तो इस तरह से हम इधर आ जाते हैं, इस सिचुएशन में आते हैं कि 7 पावर ऑफ 10 mod 11 हम एवेल्यूएट कर रहे हैं, और उसके अंदर हम फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो हमने वो किया, तो वहाँ पे बस 7 पावर ऑफ 10 की जगह 1 आ गया, और वो जो भी लाइक हमारे पास कोशेंट था ना,
वो तो अब ज़ाया हो गया, फ़र्क ही नहीं पड़ता, 1 की पावर ऑफ एनीथिंग 1 नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया 49 को, बस अब आपने मॉड 11 लेना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाले सवाल करने हैं। तो मतलब जो भी पावर आपको मतलब मॉड 11 है ना, आपने एग्जैक्टली एक नंबर कम से डिवाइड कर देनी है 7 की पावर को। ये है तरीका इसका। अब एक और काफ़ी इजी टॉपिक है आगे, इंडक्शन का। मैथमेटिकल इंडक्शन की लॉजिकल बेसिस क्या है जी? मोडस पोनेंस है। वो ये है कि चलो स्टेप्स की बात पहले कर लेते हैं। बेसिक स्टेप होते हैं इंडक्टिव स्टेप, ये बस से बाद में बता दूँ बेहतर है। पहले सवाल करते हैं। सवाल ये है कि यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फार्मूला फॉर द सम ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विद इनिशियल टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर। मुझे भी नहीं समझ आए, नीचे इक्वेशन देखते हैं आ जाएगी। सिग्मा जे इक्वल 0 से लेके एन तक जा रहा है ये लूप समेशन का, ए आर पावर ऑफ जे, ठीक है। और बेसिकली फार्मूला उसने बताया हुआ है कि अगर इस तरह से कोई आपके पास अरिथमेटिक सीरीज़ आती है, वैसे जो भी है ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, उसके लिए ये फार्मूला, इसके लिए फार्मूला ये है, ए आर पावर ऑफ एन प्लस वन माइनस ए ओवर आर माइनस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। नॉन नेगेटिव का हुआ है, ज़ीरो भी नेगेटिव नहीं होता तो वो भी नॉन नेगेटिव है। खैर, वी डिफाइन पी ऑफ एन। अच्छा हाँ, अब हम एक प्रेडिकेट डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम पी कह रहे हैं, और वो ये क्लेम है जो हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। उस क्लेम के लिए हम एक प्रेडिकेट डिफाइन कर लेते हैं और हम बता दें कि एन की रेंज है जी, एन है क्या? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। सही, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, मजाक किया, बस नाम दे दी एक चीज़ को, ठीक है। बेसिक स्टेप क्या है? बेसिक स्टेप के अंदर आप सबसे छोटी वाली चीज़ जो है ना, इसके अंदर तो केस नॉन नेगेटिव था ना, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 0 ही बनता है, तो आप पी ऑफ 0 डाल देते हैं यहाँ पे। आप लेफ्ट साइड के ऊपर भी एन की जगह 0 डालते हो, राइट साइड की जगह भी 0 डालते हो। प्रेडिकेट है यार, प्रेडिकेट को आप रिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है। आप देखते हो कि प्रेडिकेट जो कह रहा था कि ए के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, जब आप सिंप्लीफाई करते हो आपको नज़र आता है कि ये ट्रू था, ए इक्वल्स ए की फॉर्म में ले आए हो आपको पता चल गया कि प्रेडिकेट ट्रू था, तो ये प्रूव इधर ही हो गया। इतना बेसिक स्टेप प्रूव हो गया, मतलब हमें पता चल गया है कि फॉर एन ये जो हमारा कंजेक्चर ही होल्ड करता है। अब हमने बात करनी है इंडक्टिव स्टेप की। इंडक्टिव स्टेप के अंदर आप ये कहते हो कि गिवन दैट इट होल्ड्स फॉर पी ऑफ के प्लस वन के लिए भी होल्ड करेगा, सही है। तो इसका प्रूफ अब देख लेते हैं। अब ये है कि हमने पी ऑफ के प्लस वन लिख लिया है यहाँ पे, ए प्लस ए आर पावर ऑफ 2 प्लस अप टू ए आर पावर ऑफ एन प्लस ए आर पावर ऑफ एन प्लस वन, इस तरह से हमने लिख लिया। और हमने कहा कि चलो ठीक है, जो राइट हैंड साइड आपने बताई हुई है उसके लिहाज से हम बस प्लस वन कर देते हैं एन की जगह। फार्मूला हम बस यहाँ पे के होना चाहिए था वैसे, या फिर मैं यहाँ पे एन कर दूँ। खैर, अच्छा जी, तो ये जो बोल्ड वाला हिस्सा है, यहाँ पे मैं हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये क्या होता है? सॉरी, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म नहीं, इंडक्टिव हाइपोथेसिस अप्लाई कर रहा हूँ। इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या है? इंडक्टिव का मतलब है रिलेटिंग टू इंडक्शन। हाइपोथेसिस क्या है? मैंने शुरू में जब सेशनल 1 की वीडियो बनाई थी, तब मैंने बताया था, जब मैं इम्प्लीकेशंस पढ़ा रहा था, कि लेफ्ट साइड पे जो होती है ना एरो के, उसको हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि हम तो प्रूव ही यही करना चाह रहे हैं कि पी ऑफ के प्लस पी ऑफ के प्लस वन, तो पी ऑफ के ट्रू होगा तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं ना कि पी ऑफ के प्लस वन। तो ऑब्वियसली बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस हमें पता है पी ऑफ के ट्रू है, और पी ऑफ के हमने डिफाइन किया हुआ कि क्या है। पी ऑफ के प्रोपोजिशन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड उसकी ये है, तो हमने उसके साथ रिप्लेस कर दिया। ये इंडक्टिव हाइपोथेसिस हमने अप्लाई किया, ठीक है। अब आपने बस ए आर पावर ऑफ एन प्लस वन कर देना। जब आप करोगे, आप सिंप्लीफाई करोगे, आपको नज़र आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और इससे प्रूव हो जाएगा पी ऑफ एन प्लस वन ट्रू। तो हमने क्या किया? हमने प्रूव कर दिया पी ऑफ के प्लस वन इज़ ट्रू गिवन दैट पी ऑफ के इज़ ट्रू। यही यहाँ पे किया ना हमने, यहाँ पे असम्पशन ये लगाई है, जो असम्पशन थी हमारी इंडक्टिव हाइपोथेसिस हमने लेबल करके बताया, जो कि अगर पिछली वाली टर्म के लिए ट्रू था तो इसके लिए भी ट्रू है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। पिछली वाली टर्म के लिए ट्रू था, हमने यहाँ पे ये असम्पशन यूज़ की है। जब हमने सिंप्लीफाई किया उसी के रिजल्ट्स को,
तो हमारे पास आंसर ट्रू आ गया। तो ये पता चलता है कि गिवन दैट द प्रीवियस टर्म के लिए अगर अप्लाई करते हैं इसके लिए रिपीट करो। अब एक और एग्जांपल है, ये डिवीजन के साथ है। यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 7 पावर ऑफ n प्लस 2 प्लस 8 पावर ऑफ 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 57 फॉर एवरी नॉन नेगेटिव इंटीजर n। फिर से नॉन नेगेटिव की टर्म यूज़ हुई है तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो की बात हो रही है। पी ऑफ ज़ीरो हमने बता दिया कि ये है हमारे प्रेडिकेट के ऊपर जब ज़ीरो वैल्यू डलती है पता चलता है 57 डिवाइड बाई 57 आ रहा है सिंप्लीफाई करके, तो ऑब्वियसली ट्रू है, अपने आप को डिवाइड कर लेगा। 57 मॉड 57 इक्वल ज़ीरो बेसिकली, सही है। बेसिक स्टेप प्रूव हो गया। अब हमने इंडक्टिव स्टेप प्रूव करना है कि अगर पहले के लिए ट्रू है तो अगले के लिए भी ट्रू होगा। अब इसके अंदर क्या है, पी ऑफ के प्लस 1 हमारा प्रेडिकेट के अंदर हमने अपनी वैल्यू डाल दी है। तो 7 पावर ऑफ के प्लस 1 प्लस 2 बन गया, 8 पावर ऑफ 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 बन गया। और इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हम ला रहे हैं थोड़ी सी, अब कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा पी ऑफ के है ना उसके करीब करीब ले आएँ। तो उस फॉर्म में लाने के लिए हम ये जो एक्स्ट्रा 7 और एक्स्ट्रा 8 की पावर्स थी ना उनको हम अलहदा करके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमने किया, लेकिन अभी भी हमें कुछ मिल नहीं रहा कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम 8 स्क्वायर की जगह ना 64 लिख देते हैं, उसकी वैल्यू रिजॉल्व कर लेते हैं। फिर हम 64 को 57 प्लस 7 लिख देते हैं, ये लिखा जा सकता है। तो 57 वाला हिस्सा तो डिवाइड हो ही जाएगा, हमें पता है कि अब 57 का मल्टीपल है तो वो डिवाइड हो जाएगा। और 7 का जो मल्टीपल है वो हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 7 का मल्टीपल जो है वो कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये मैंने थोड़ी सी आलसी मारी हुई है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे एक स्टेप जो है वो ये भी है कि 57 डिवाइड्स 7 पावर ऑफ के प्लस 2 प्लस 8 पावर ऑफ 2 के प्लस 1 प्लस 8 पावर ऑफ 2 के प्लस 1 इंटू 57, सही है। तो ये हमने कॉमन ले लिया 7 को, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स में था हमें पता है कि ये ब्रैकेट्स में जो है ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता है? बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस। तो जब ये प्रूव हो जाएगा उसके बाद हमें ये रह जाता है, और ये तो लिटरली 57 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली हो जाएगा। तो इंडक्शन बहुत इजी है, इसके अंदर लिटरली कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सारा कुछ आसान है। ये एक छोटी सी लाइक ट्रिक थी 57 प्लस 7 वाली, ये देखने लायक थी। स्ट्रॉन्ग इंडक्शन की बात आती है। स्ट्रॉन्ग इंडक्शन के अंदर बस फ़र्क ये होता है कि आप पिछले वाले स्टेप्स के अंदर ये एक सिंबल यूज़ होता है मल्टीपल एंड्स के लिए। आप बस ये कहते हो कि बेसिक स्टेप से लेके पी ऑफ ज़ीरो है फॉर एग्जांपल, अगर आपका बेसिक स्टेप पी ऑफ ज़ीरो एंड पी ऑफ 1 एंड इस तरह से चलता जाता है अप टू पी ऑफ के इम्प्लाइज दैट पी ऑफ के प्लस 1 इज़ ट्रू। बस इसके अंदर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ गई है, लेकिन लाइक वही बात है। तो इसके अंदर हमें सवाल क्या दिया हुआ है, शो दैट इफ़ n इज़ एन इंटीजर ग्रेटर देन 1 देन n कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो वैसे हमें सवाल जो था एक और दिया उसके अंदर ये भी था कि लाइक और इज़ अ प्राइम, ठीक है। तो उस केस को तो वैसे ना ही देखो। खैर, अच्छा, सबसे पहली बात पी ऑफ 2, क्या 2 एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है? हम इस सवाल के स्कोप के लिए कंसिडर करेंगे कि है। हमें सर ने जिस तरह से कराया था उन्होंने कहा था हाँ है, जबकि लाइक मैंने इसी सवाल की एक और वेरिएशन भेजी थी, देखी थी, जिसके अंदर इस ही कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने लिखा हुआ था कि देन n कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स और इज़ अ प्राइम इटसेल्फ। तो आपको वो ये सिंगल एलिमेंट एक प्रोडक्ट कैसे हो सकती है वो वाला मसला नहीं सोचना पड़ता। खैर, जो भी है फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, इसके अंदर बेस केस तो हमने प्रूव कर लिया। इंडक्टिव स्टेप के ऊपर आते हैं। बेस केस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको अगर लग रहा है तो मैंने अब लाइक कुछ कहने के लायक नहीं है वैसे। यहाँ पर असल चीज़ जो दिखाने लायक है वो इंडक्टिव के ऊपर है, तो वो छोड़ दो, आगे चलो। इंडक्टिव स्टेप ये कहता है कि अगर पिछली वाली सारी टर्म्स ट्रू हैं तो अगली वाली भी होगी, है ना। ये हमने प्रूव करना है। तो अब k प्लस 1 हमारे पास जो नंबर आया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये क्वालिटी रखता है या नहीं रखता, ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो k प्लस 1 जो है उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या वो प्राइम है या नहीं है। अगर प्राइम है तो अपना ही प्रोडक्ट है, बात ख़त्म, जैसे हमने P2 के लिए बात की। और अगर वो प्राइम नहीं है, ठीक है, अगर वो प्राइम नहीं है
तो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉन प्राइम नंबर्स देयर एग्जिस्ट ए एंड बी सच दैट k प्लस वन इक्वल्स ए बी। देखो ना, अगर नॉन प्राइम है तो कोई ऐसे दो फैक्टर एग्जिस्ट करते होंगे जो ना k प्लस वन है और ना वन है, जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये बनता है। मतलब इसकी एग्जांपल ये होगी ना कि अगर आपको मैं 4 दे देता हूँ तो इसके अंदर 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ। तो कोई दो ऐसे a और b एग्जिस्ट करते हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ, इसीलिए तो है ये प्राइम नॉन प्राइम, वरना तो ये प्राइम होता अगर ये a और b एग्जिस्ट ना करता। ठीक है, और मैंने बस बताया सच दैट इट इज़ लेस देन k प्लस वन, वरना ये नहीं ना कि मतलब ये नहीं मैं कह रहा। ठीक है, खैर अब हमें पता है बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस कि ये जो p ऑफ n है ये k प्लस वन से तमाम छोटे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है। तो यहाँ और हमें ये भी पता है कि a और b p ऑफ k a और b की k प्लस वन से छोटे हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि p ऑफ a भी ट्रू है और p ऑफ b भी ट्रू है। अगर p ऑफ a ट्रू है तो इसका मतलब है कि a एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है या खुद प्राइम है, और अगर b ट्रू है, p ऑफ b ट्रू है, तो इसका भी यही मतलब है कि या वो खुद कुछ प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट है या फिर वो खुद एक प्राइम नंबर है। दोनों सूरतों में आंसर जो आएगा आपका वो यही आएगा कि k प्लस वन इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ सम अमाउंट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, बात ख़त्म। ये है स्ट्रॉन्ग इंडक्शन और इसके अंदर कुछ खास देखने वाला नहीं है, बहुत इजी मुफ्ते के मार्क्स हैं। अब काउंटिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहली बात आती है प्रोडक्ट रूल की। बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक टास्क को करने के दो तरीके नहीं सॉरी अगर एक टास्क को आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, ठीक है, और आपके पास दोनों टास्क करने के लाइक अमाउंट ऑफ वेज हैं, मतलब k1 और k2, मतलब आप एक कॉम्प्लेक्स टास्क ले रहे हो, उसके अंदर आप दो सब टास्क ले रहे हो। सब टास्क 1 को करने के अगर तरीके k1 है, सब टास्क 2 करने के अगर तरीके k2 हैं, तो फिर टोटल जो नंबर ऑफ़ वेज हैं उस एक कॉम्प्लेक्स टास्क को करने के लिए वो k1 इंटू k2 की तादाद में है। एब्स्ट्रैक्ट बात अगर समझ नहीं आई तो अब एग्जांपल पे आ जाता। तो इन हाउ मेनी वेज कैन अ सेट ऑफ 5 लेटर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। 5 लेटर सेलेक्ट करने इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। अब आपको पता है ये 26 होते हैं, 5 लेटर उनमें से चूज़ करने हैं कोई। रेपिटेशन अलाउड है, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास ना ये एक काम है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 6 स्लॉट पड़े हुए खाली, जहाँ पे आपने कोई भी अल्फ़ाबेट डाल देना। तो ये इसको हम देख सकते हैं कि ये एक्चुअली 5 सब टास्क है। इसके अंदर एक के स्लॉट 1 के अंदर एक लेटर डालना है, स्लॉट 2 के अंदर एक लेटर डालना है, अप टिल स्लॉट 5। ठीक है, और हर काम करने का तरीका भी हमें पता है कि 26 वेज हैं। मतलब मैं A यहाँ पे 26 तरीक़ों से डाल सकता हूँ, मैं B यहाँ पे 26 तरीक़ों से डाल सकता हूँ, C यहाँ पे जो थर्ड एलिमेंट है इधर मैं 26 डिफरेंट तरीक़ों से ये टास्क पूरा कर सकता हूँ। मैं A भी डाल सकता हूँ, B भी डाल सकता हूँ, अप टिल Z। तो खैर बात ये थी कि आप ये सब टास्क, आपको पता है कि 5 सब टास्क हैं और हर सब टास्क करने के लिए आपको तरीके भी पता है कितने हैं। तो आप 26 इंटू 26 इंटू 26 5 बार कर ले तो आपको पता चलता है कि 26 पावर ऑफ 5 वेज हैं टोटल ये काम करने का। तो ये प्रोडक्ट रूल था। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये पैलिंड्रोम की है। अब पैलिंड्रोम ये बिट स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे हर स्लॉट भरने के 2 तरीके हैं एग्जैक्टली, 1 या 0। सही है। अब ऑड केस राइट साइड पे आप देख लो और इवन केस देख लो। अगर 5 हैं और 6 हैं तो दोनों केसेस में आप देख रहे हो कि 3 जनरेट हो रहे हैं और अगले जो एलिमेंट्स हैं वो प्रिडिक्ट हो रहे हैं उसकी बेसिस के ऊपर। मतलब अगर मैं यहाँ पे 110 लिख दिया, अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो, लाजमी है कि यहाँ पे वही वाली चीज़ होनी चाहिए जो यहाँ पे थी, वो इन स्लॉट्स को भर रही है 5 वाले केस के अंदर, और 6 वाले केस के अंदर भी ऐसे ही है।
तो मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे 101 था फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये भी मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ इनकी बेसिस पे। इसका इनको भरने का एग्जैक्टली एक तरीका है, आप इस तरह से भी समझ सकते हो। एग्जैक्टली एक तरीके में ये हो रहे हैं बकाया स्लॉट्स फिल। तो ये दो तरीक़ों में हो सकता है, ये दो तरीक़ों में हो सकता है, ये दो तरीक़ों में हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है एग्जैक्टली एक तरीके में होगा, एग्जैक्टली एक तरीके में होगा, एग्जैक्टली एक में होगा। तो इसीलिए ये इसका आंसर एंड पे आता है हमारे पास 8 तरीके हैं टोटल, ये 6 वाले केस के अंदर। तो इसी की जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है एन के अंदर, और लाइक ऑड इवन दोनों हैंडल करते हुए। तो ये है बस यहाँ पे लगाना, सही है। अब अगली बात आती है सम रूल की। तो एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं करते, नींद आई हुई ऐसी बातें नहीं करते गंदी, हम सीधे केस के ऊपर आते हैं। अब ये जो ज़्यादा सब लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि बेसिक लैंग्वेज के अंदर दो किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, दो लेंथ के वेरिएबल्स हो सकते हैं, या सिंगल लेंथ लेटर, यहाँ पे लाइक ए लिख दी है, एक ये वेरिएबल हो सकता है, एक वेरिएबल फर्ज करो लाइक जी भी हो सकता है, या फिर पहला आपका लेटर हो और अगला आपका कोई अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही है। यहाँ पे हम अपर केस और लोअर केस के लिए डिस्टिंग्विश नहीं करते, केस सेंसिटिविटी नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे 26 पॉसिबिलिटीज़ हैं पहले कैरेक्टर के लिए, सही है। और एक केस ये है कि जब, अच्छा इसको केसेस में बांट लेते हैं ना, व्हेन लेंथ इज़ 1, आपके सामने है 26 पॉसिबल वेज हैं ये काम करने का, है ना। और जब लेंथ 2 है तो यहाँ पे 26 काम तरीके हैं, और यहाँ पे 26 प्लस 10, मतलब वो जो डिजिट्स भी आ गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो एक्स्ट्रा 10 आए हैं इनको ऐड कर रहे हैं हम इसमें। तो अब एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है यहाँ पर, जिसको हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं, ठीक है। एक है कि कोई सेलेक्ट करना 26 लेटर्स में से, ये आप इसको 26 तरीक़ों से कर सकते हो ना, जो पहला स्लॉट पर है। और उसका दूसरा टास्क जो सब टास्क है वो है कि आप यहाँ पे कोई या नंबर डाल दो या कोई अल्फ़ाबेट डाल दो। इसके हमें पता 36 तरीके हैं, तो टोटल करने के इसके तरीके हो जाएंगे 26 मल्टीप्लाइड बाई 36, और ऊपर वाला जो काम करने के तरीके हैं वो भी टोटल 26 हैं। अब अगर इन दोनों को मिला के बात की जाए, बस बीच में ऐड आ जाता है, ये है सम रूल, ठीक है। लाइक ये सम, लिटरली यही सम रूल है बस। तो इससे हमें पता चलता है कि 26 इंटू 37 पॉसिबिलिटीज़ हैं टोटल। तो ये हो गया। मैंने शायद गलत किया होगा, हाँ ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। 2 कैप पॉसिबिलिटीज़ के अंदर यहाँ पे 36 आना था, ज़रूरी नहीं है कि आगे नंबर हो, अल्फ़ाबेट भी हो सकता। खैर अच्छा जी, अब सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है? जब आप डबल काउंटिंग कर रहे होते हो ना गलती से एडिशन के साथ, तो आपने उसको ठीक करने के लिए जो करना होता है ना उसको सब्ट्रैक्शन करते हैं। कैसी बात है? ये एक एग्जांपल है, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 100 आर डिविजिबल आइदर बाय 4 और बाय 6, सही है। तो 4 और 6, तो यहाँ पे हम 1 से शुरू होते हैं, 2 3 4 5 6 7, हम खाली अगर इसकी रेंज की बात करें तो पहले 4 छोड़े, इसके ऊपर आ गए, चलो 8। हर 4 नंबर के बाद जाके मुझे नज़र आ रहा है कि एक 4 का डिवाइडर है, 4 का मल्टीपल है, सॉरी, ठीक है। इसी तरह 6 के लिए भी हर 6 के बाद है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 4 से भी डिवाइड हो जाते हैं और 6 से भी डिवाइड हो जाता है। अगर इसकी एग्जांपल दूँ तो एक 12 है, ये 4 वाले पैटर्न पे नीचे जो एरो जा रहा है वो वाला भी जंप कर करके पहुंच जाएगा उसके ऊपर, 6 वाला भी पहुंच जाएगा, 6 भी अगला यहाँ पे उस पे जा रहा है, 8 के बाद भी ये 12 पे जा रहा है। तो ये डबल काउंट हो रहा है अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, राइट। तो मैं अगर निकालता हूँ डिविजिबल बाय 4 के कितने लाइक टोटल अमाउंट है, तो 25 एलिमेंट्स हैं जो डिविजिबल बाय 4 हैं। और डिविजिबल बाय 6 के लिए आप फ्लोर ले लेते हो, क्योंकि
राउंड अप तो थोड़ी होएगा। 16 डिफरेंट आ जाते हैं आपके पास इस रेंज के अंदर जो 6 से डिवाइड होते हैं। अब इसके अंदर ये 12 जैसे है, ये दोनों में काउंट हो रहा है, 25 वाले के अंदर भी है और 16 वाले के अंदर भी है। तो अगर आप नॉर्मल ऐड कर दोगे ना इस तरह से, तो आप डबल काउंटिंग कर रहे हो। और ये तो खाली 12 है, हो सकता है और भी काफ़ी हो। तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लेते हो और उससे डिवाइड कर देते हो, और इस तरह से फिर आप बस डबल काउंटिंग अवॉइड कर रहे हो माइनस करके। ये है बस सब्ट्रैक्शन। अब डिवीजन रूल आखिरी आ गया इसमें। नई बात जो थी वो है सर्कुलर अरेंजमेंट्स, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल बनती है। राइट साइड पे आप देख रहे हो अरेंजमेंट 4 है, ठीक है, ABCD। अब ये 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स है देखने को, लेकिन ए के नेबर्स भी वही हैं, बी के भी वही हैं, सी के भी वही हैं, डी के भी वही हैं। तो फ़र्ज़ करो कि आपसे जो बंदा पूछ रहा है सवाल, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि ए किस कलर की चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है। उसको बस फ़र्क पड़ता है कि नेबर्स कौन कौन है। उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि इन्वायरमेंट में उसकी व्यू में कितना डिफरेंस आता है, कि अब भाई एसी के पास चेयर है या नहीं है। बस ये है कि नेबर्स कितने हैं, उसके लिहाज से आपने अरेंजमेंट बतानी है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए ना, तो ये चारों अरेंजमेंट्स बराबर हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। जब भी ABCD कोई पीपल हैं, तो हमेशा ये 4 जो अरेंजमेंट्स होंगे तो वो इक्विवेलेंट हैं, उनको एक ही बार गिनना है हमने। तो हम इसलिए अपने आंसर को ना 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे बैठने के कितने तरीके हैं? एक जगह ये है, उसके बाद अगर एक बंदा बैठ गया है तो 3 बंदे ही खड़े हैं ना, तो उनमें से कोई एक बंदा होगा। तो ये काम करने के 3 तरीके हैं, ये काम करने के 2 तरीके हैं, ये काम करने का 1 तरीका है एग्जैक्टली। तो 4 × 3 × 2 × 1, लेकिन 4 इक्विवेलेंट हैं, इसलिए डिवीजन रूल लग जाएगा, तो बन जाएगा 3 फैक्टोरियल आंसर। हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स कैन बी मेड बाय रीऑर्डरिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस। तो इसके अंदर भी डिवीजन रूल यूज़ हो रहा है। आप 7 फैक्टोरियल लगाते हो, आप देखते हो कि यार 7 लेटर्स हैं, ठीक है, लग गए। लेकिन आप सी के बीच में आप ऐसे कर रहे हो जैसे लाइक डिफरेंट सीज अगर आगे पीछे हो गए तो कोई डिफरेंट चीज़ है। आप ऐसे कर रहे हो जैसे कि C1 C2 अलग चीज़ें हैं, जबकि वर्ड के अंदर पता नहीं चलता कि पहला वाला सी आगे किया हुआ है या दूसरा वाला सी आगे किया हुआ है। तो आपने सी के तमाम और एस के तमाम जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ डिवाइड कर दिए, ताकि वो जो एक्स्ट्रा काउंटिंग हो रही है वो ना हो। इसके अंदर ये है। अगली बात आती है पिजन होल प्रिंसिपल की। पिजन होल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर के स्पेसेस हैं और K+1 एलिमेंट्स हैं, तो हम गारंटी कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक ऐसी स्पेस होगी जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट है। और इसकी लाइक एग्जांपल काफ़ी सिंपल सी है, ये है, मैं नहीं बता रहा, बहुत सिंपल है। अब इससे ही जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल निकलता है। वो कहता है गिवन K स्पेसेस एंड n एलिमेंट्स वी कैन गारंटी दैट एटलीस्ट वन बॉक्स हैज सीलिंग n/K एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसकी नीचे एग्जांपल दी हुई है, बस इतनी सी बात है। आप इसके बारे में 1 सेकंड भी सोचो, आपको समझ आ जाएगी, बहुत सिंपल बात है। परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस भी आपको पता ही है। परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, इसके अंदर नहीं करता। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है लोगों का, तो कि कौन से इंडिविजुअल लोग हैं, इसलिए उनमें से आप 100 में से 3 चूज़ कर रहे हो। तो बस यही है। कॉम्बिनेशंस के अंदर काफ़ी डिफरेंट सवाल हैं ये। हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n कंटेन एग्जैक्टली R1s, ठीक है। तो ये बेसिकली है n चूज़ R, क्योंकि एक बिट स्ट्रिंग है, उसके अंदर शुरू में खाली 0 0 पड़े हुए हैं। आप इसके अंदर कहते हो कि इसके अंदर 2 R डालने में, मैंने 2 1 डालने कहीं, तो आप यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो 5 चूज़ 2 तरीके हैं यहाँ पे 1 डालने के। इस वाले को 1 बना दो, इस वाले को 1 बना दो, ये एक कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 0 बना हुआ है। तो काफ़ी सिंपल है। हाउ मेनी सबसेट्स विद मोर देन 2 एलिमेंट्स डज अ सेट विद 100 एलिमेंट्स हैव। तो ये थोड़ा डिफरेंट है सबसे। हाउ मेनी सबसेट्स विद मोर देन 2 एलिमेंट्स। सबसे पहली रिएक्शन लग गई है कि i = 2 से लेके हम जा रहे हैं k तक, n तक कह लो। does a set with 100 elements have, तो ये बन जाता है 100 choose i। ये इसका आंसर है। कैसे एडिशन रूल है ये, बस आपने एडिशन रूल डिफरेंट बार ऐड किया हुआ है। अब आप इसके अंदर ये
है ना कि आप छोटे पे आ जाओ, आपको कि अगर आप एक 3 एलिमेंट्स वाले की चीज़ की बात करो कि इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं पॉसिबल, मतलब ए बी सी है, इसके कितने होंगे? तो एक तो ये है ना कि चलो ठीक है, इटसेल्फ जिसके अंदर तीनों एलिमेंट्स हैं। एक के अंदर है कि चलो कोई एक एक्सक्लूडेड है, उसके अंदर चलो कह दो कि सी एक्सक्लूडेड है, या फिर या मुझे लग रहा है मैं अभी फकिंग वही कर रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर्स। खैर ए सी भी हो सकता है और बी सी भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे 3 है, ना सॉरी 1 है। 1 के लिए भी हमें पता है कि लाइक एक ए हो गया, एक हो गया बी और एक हो गया सी, और फाइनली 0 इसके अंदर एग्जैक्टली एक है और वह नल। ठीक है, तो ये है 3 चूज़ 3, ये 3 चूज़ 2 है, ये 3 चूज़ 1 है और ये 3 चूज़ 0 है। ठीक है, और आप इन सबको ऐड करते हो तो आपको तमाम पॉसिबल सबसेट्स पता चल जाते हैं कितने होंगे ए बी सी के। तो हमने यही लॉजिक इस्तेमाल किया बस 100 के लिए। रिलेटिवली डिफरेंट प्रॉब्लम इसके अंदर है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स 11। हमें पता है कि x1 जब शुरू में हम यहाँ पे आएंगे इसकी 12 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास है ना इक्वेशन। अब एक तो है कि यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है, तो एक ये पॉसिबिलिटी कि आगे 0 0 हो जाए। एक ये पॉसिबिलिटी भी कि यहाँ पे 10 होगा, एक ये भी हो सकता है कि 9 होगा, ये भी हो सकता है 0 होगा। तो यहाँ पे 12 पॉसिबल तरीके हैं जिससे हम ये भर सकते हैं। सही है, इसको हम x1 कह रहे हैं। अब ये वाला जो है ना, इसके लिए 12 तरीके नहीं हमारे पास। फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे मैंने डाल दिया 5, तो अब यहाँ पे जो भी होगा ना लाजमी 11 माइनस 5 कितना होता है 6, तो 0 से 6 की रेंज में होगा। तो इसको ये प्लस ऑफ बाय 1 है तो इसको हम कहते हैं कि 12 माइनस x1 तरीक़ों से मैं यहाँ पे चीज़ें डाल सकता हूँ। और एक्चुअली x3 की बारे हमेशा यूनिक होगा, हमेशा एक सिंगुलर तरीका होगा खाली हमेशा, क्योंकि x3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिखा भी होगा, x3 इक्वल्स 11 माइनस x1 माइनस x2। तो x1 अगर डिटर्मिन हो चुका है, x2 अगर डिटर्मिन हो चुका है, तो हमेशा x3 की एक ही पॉसिबल वैल्यू होगी। सही है, तो ये इसका तरीका। तो आप शुरू में कहते हो कि व्हेन x1 इक्वल 0, इतने तरीके हैं, 12 तरीके हैं। जब i इक्वल्स 1 तब आपके पास 11 तरीके रह जाते हैं, इस तरह से चलते जाता है। सही है, अब आखिर में बाइनोमियल थ्योरम आ गया, ये कुछ भी नहीं है, मजाक है। इसके अंदर इस तरह के सवाल आए होते हैं बचपन वाले। पैस्कल्स आइडेंटिटी है, इसके अंदर भी आपको इस तरह के सवाल दिए होते हैं छोटे से, कुछ भी नहीं है, ये आसान से है। वैन डर वाल्स आइडेंटिटी, इसका कोई यूज़ नहीं मुझे पता। एक्चुअल प्रॉब्लम पे आ जाता है। ये है एक एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जिसको हमने बिट स्ट्रिंग के ऊपर मैप किया हुआ है। तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं क्या है। हमें 10 इनडिस्टिंग्विशेबल आइटम्स दी हुई हैं जो हमने 8 डिस्टिंग्विशेबल बिन्स के अंदर प्लेस करने हैं। तो आप देख सकते हो मैंने एक एग्जांपल केस बनाया है कि ये 8 कंपार्टमेंट्स हैं और उनके अंदर मैंने ना लाइक ये लाल बॉल्स डाल दें। अब इसके अंदर मैंने एक कोरिस्पॉन्डिंग बिट स्ट्रिंग बनाई है जिसके अंदर ज़ीरोज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉल्स का होना और वंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिवाइडर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक था तो यहाँ पे वो हो गया, इस तरह से है, बहुत सिंपल है। अब ये मैंने क्यों किया, इसका क्या फ़ायदा। अब इसके बारे में एक ख़ास बात यह है कि आप हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इनका एग्जैक्टली 17 लेंथ की स्ट्रिंग के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि हमेशा 7 डिवाइडर होंगे और 10 बॉल्स होंगे। ठीक है, तो 7 डिवाइडर हैं और 10 बॉल्स हैं, तो ये 17 एलिमेंट्स की स्ट्रिंग होगी हमेशा।
तो ये बिट स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा कांस्टेंट है, और हमें ये भी पता है कि हमेशा 7 डिवाइडर्स होंगे। अब फ़र्क ये पड़ता है कि वो किधर होंगे, तो इसीलिए हम इसको 17 चूज़, मैंने 7 लिख रहा था, मैंने नींद में 8 लिखा हुआ है इसको। ये था, हाँ ठीक है। सही है। तो इस तरह से ये हो जाए, बस इतनी सही है, ठीक है, बस इतनी ही है। डिस्क्रीट ख़त्म।